वहाँ के पत्रकारों का और न्यूज़ चैनलों का कहना है कि ये तो आदमखोर है। जो भी इंसान को मारे हैं ना, तीनों को, वो तीनों ही उसकी टेरिटरी में गए हुए थे। वो आपके घर के आसपास नहीं आया था, आप उसकी टेरिटरी में घुसे थे। पर लोगों का कहना है कि ये तो आम लोगों के बीच में आके हमले कर रहा है। आम लोगों के बीच में आके तो हमला अब करेगा ही ना भैया। जहाँ पर आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जंगल हुआ करता था, पहाड़ हुआ करते थे, जहाँ पर उनका घर हुआ करता था, आज वहाँ पर मार्बल की, फेल्सपार की माइंसें चल रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। और भारत में अगर सबसे अधिक मात्रा की बात की जाए तो किस जगह पे, किस स्टेट में सबसे ज्यादा पैंथर मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा टाइगर भी वहीं पे मिलेगी। और इसका क्या कारण है? मुख्य कारण ये है कि मध्य प्रदेश के जंगल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, कुनो नेशनल पार्क हो गया, वो एकदम उनको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। सुनने की जो इनकी क्षमता होती है वो इंसानों से 5 गुना ज्यादा होती है, बेहतर होती है। अच्छा, सबसे पहले पैंथर दिखते ही पहले मैं किसको फोन करूं अगर मैं मेरी बात करके चलूं? अगर आपके सामने लेपर्ड आ गया है तो हमें आई कांटेक्ट नहीं करना है उनसे। आई कांटेक्ट नहीं करने का रीजन ये है कि वाइल्ड कैट्स में आई कांटेक्ट का मीन ये है कि आप उसको चैलेंज कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो फाइट के लिए। तो आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है, नजरें उसके ऊपर रखनी है। काफी मजा आएगा आपको आगे। So hey guys, my name is Prince and welcome to the Prince World. है दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में प्रिंस वर्ल्ड शो के। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि वो जानवरों के प्रति इतना लगाव रखते हैं कि पिछले 12 साल से वो तेंदुओं पर रिसर्च कर रहे हैं और वो जंगलों की तरफ उन्होंने पूरा अपना रुख मोड़ रखा है। वो खुद पर्सनली उन स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पे तेंदुए हमले करते हैं और उनका कारण जानने की कोशिश करते हैं। उनके पास जो नॉलेज है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने ऐसा नॉलेज कहीं नहीं देखा। ना किसी इंटरनेट पर अवेलेबल है ये नॉलेज और ना किसी प्राइवेट वेबसाइट्स पर ये नॉलेज था, क्योंकि बहुत डीप में जो है इन्होंने रिसर्च करी है। तो इनका नाम है विनय जी, जो कि राजसमंद से आते हैं। बुलाते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट को। प्लीज वेलकम विनय जी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो एपिसोड है ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये एनिमल लवर्स के लिए है। तो आज हमारे बीच मौजूद है राजसमंद से बिलोंग करने वाले विनय जी। ये चीता एक्सपर्ट है, मैं इनको पर्सनली चीता एक्सपर्ट से बुलाता हूं। तो जानते हैं इनसे चीता के बारे में और इंट्रोडक्शन देंगे ये अपने खुद के शब्दों में। नमस्कार, मैं विनय सिंह राजसमंद से बिलोंग करता हूं और मुझे बिग कैट्स के बारे में रिसर्च करना, उनके नेचर्स के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में पसंद था। और ये एक्सीडेंटली शुरुआत हुआ था जब मैं 2013 में उदयपुर कॉलेज में पढ़ता था। तो कॉलेज से बंक मारने के बाद में एक लेक सिटी मॉल है उदयपुर में, उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक बुक स्टोर था। तो मुझे किताबें पढ़ने का पहले से शौक था, तो उस बुक स्टोर में चला जाता था। वहाँ पे मैंने सबसे पहले किताब पढ़ी थी, बुक पढ़ी थी, वो थी जिम कॉर्बेट साहब की मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, वो अच्छा। जो लेपर्ड था रुद्रप्रयाग का, उसने काफी वहां पर आतंक मचाया था। शुरुआती दौर की बता रहे हैं जब आपको शुरू में पता चला चीता के बारे में? हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में उनके बारे में और जानना, किताबें पढ़ना, ये वो शुरुआत हुई। क्यों चीता ही क्यों? कोई दूसरा जानवर के बारे में भी आप जानकारी ले सकते थे। चीता में ऐसा क्या लगा आपको? एक्चुअली जो लेपर्ड होता है ना, वो टाइगर और लायन से फिजिकली थोड़ा सा कम होता है, स्ट्रॉन्ग, पर जो उसकी शार्पनेस है, जो उसका विजन सेंस है, हियरिंग सेंस है, और जो वो टैक्टिक्स और स्किल्स यूज करता है हंटिंग में, दौड़ने में, छिपने में, वो उन लायन और टाइगर से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अच्छा, ये आपने बुक से सारा नॉलेज लिया कि खुद ही रिसर्च करी सारी नहीं, चीजें? मैंने खुद ने रिसर्च की है और काफी बुक्स का भी मेरे को सहयोग मिला है इसमें। और उसके बाद में धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी और बढ़ती गई। और अब तो क्या है कि जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया पर पैंथर। एक बार दर्शकों को बता दीजिए, आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके घर में कौन कौन है और आप क्या करते हैं चीता की जो रिसर्च है इसके अलावा?
एक्चुअली मैं किशोर नगर राजसमंद से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर में पिताजी है, माताजी है और अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मेरी शादी हुई है, तो मेरी धर्मपत्नी नीतू जी है और उसके अलावा मेरा एक छोटा भाई हेमंत है। और इससे पहले मैं मुंबई था। मुंबई में एक्चुअली गोल्ड शॉप में एज ए जॉब करता था। ठीक है। उसके बाद में अभी रिसेंटली मेरे को थोड़े हेल्थ इशू वगैरह हो गए थे शादी के बाद से, तो तब से मैं यहीं पे हूँ। और हेल्थ इशू हो गए थे तो सबसे जो मेरे पास में अच्छा रास्ता था उस मेंटल ट्रॉमा को दूर करने का, वो फिर से ही मेरे लिए ये पैंथर और टाइगर ही थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले 3 महीने से जो है हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और शुरू में मुझे लगा ठीक है यार, नॉर्मल चीते के बारे में जानकारी होगी, बट जब मैंने इनके नोट्स पढ़े, इनकी बुक्स पढ़ी, इनकी खुद के द्वारा अपनी कॉपी में जो नोट्स लिखे हुए हैं उनके बारे में जब मैंने जानकारी गेन करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये पता चला कि इंटरनेट पे कहीं पे भी ये जानकारी अवेलेबल इतनी डिटेल में नहीं है। जो पिछले कुछ दिनों में उदयपुर और राजसमंद में जो हमले हुए हैं, जो पत्रकार भाई लोग वहाँ के उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीता को एज ए आदमखोर, मुझे पर्सनली उस चीज़ से आपत्ति हुई और मैंने इस चीज़ की थोड़ी सी तह तक जाने की कोशिश करी। तो विनय जी से मेरी मुलाकात हुई, हमने इस बारे में डिटेल में बात करी। और कई बार लोग बोलते रहते हैं कि हर बार आप सेलिब्रिटीज़ बुलाते हो, थोड़ी सी नॉलेजेबल चीज़ें भी लेके आओ। तो आज हम चीते की तरफ से बात करेंगे। हम यानी कि विनय जी जो है एक तरह से चीता प्रजाति की तरफ से जो अपना प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने रखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए इनसे पूछते हैं कि चीते की क्या विशेषताएं होती है। और जैसे कि पर्सनली मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो हमारे इधर के जो लोग हैं वो चीता, लॉयन, टाइगर, शेर, इन सब में होते हैं हम लोग कंफ्यूज कि भाई ये तो हमको लगता है सब एक ही है। आप पहले तो इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे ये अलग अलग है, और जो चीता है उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। एक्चुअली में क्या है कि जो 4 सबसे बड़ी बिल्लियाँ हैं, जो मुख्य बिल्लियाँ हैं, वो सबसे बड़ी बिल्ली है शेर। शेर के बाद में होता है बाघ। बाघ के बाद में होता है लेपर्ड, तेंदुआ जिसको पैंथर भी कहते हैं, और फिर होता है चीता। एक्चुअली में चीता हमारे हिंदुस्तान में था ही नहीं, 2022 से पहले नहीं था, 1952 के बाद में नहीं था। 1952 में ये 3 जो लास्ट चीता बचे थे उनका शिकार हो गया था और उसके बाद में उनको यहाँ से भारत सरकार ने विलुप्त घोषित कर दिया था। 2022 में हमारे यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के जन्मदिन पर 7 चीता नामीबिया से यहाँ पर लाए गए, जिन्हों को कूनो पार्क में लाया गया। रखा गया था। तो अब ये चारों नेचर से, बिहेवियर से और फिजिकल स्ट्रक्चर से सब चारों अलग अलग है। जैसे अब मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको सबसे सरल रास्ता बताता हूँ। शेर जो होता है उसके अयाल होती है। अयाल मतलब? अयाल बोले तो वो जो बाल देखे आपने चारों तरफ, लोयन बोलते हैं। हाँ, जिसको लोयन बोलते हैं, बब्बर शेर, जो माता जी का शेर हाँ, होता है। हाँ, ठीक है। उसके अयाल होती है। ठीक है, वो प्लेन ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का। ठीक है, उसके बाद होता है टाइगर, बाघ, जो येलो कलर का होता है और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, वो होता है बाघ। उसके बाद आता है लेपर्ड। लेपर्ड पर जो धब्बे होते हैं ना, उसको रोजेट्स बोला जाता है। रोजेट्स इससे कि वो उसके जो धब्बों का आकार होता है ना, वो जैसे गुलाब की पंखुड़ियों जैसा होता है, इसकी वजह से। और चौथा जो होता है ना चीता, उस पर सिर्फ और सिर्फ डॉट होते हैं, ब्लैक राउंड। ठीक है, वो इस तरीके से किसी तरीके के आकार के नहीं होते। और इसके अलावा हम लोग इन चारों में और फर्क करना चाहिए तो इनके आकार और इनके लुक्स में फर्क है। और क्या क्या फर्क है इनमें? और फर्क ये है कि जो लेपर्ड है और टाइगर है और जो शेर है, ये तीनों पैंथेरा जीन्स से बिलोंग करते हैं। पैंथेरा जीन मतलब? पैंथेरा जीन्स में वो ही बड़ी बिल्लियाँ शामिल हो सकती है जो दहाड़ सकती है। अच्छा। और वो सिर्फ 6 बिल्लियाँ हैं, जिसमें टाइगर है, लेपर्ड है, लॉयन है, जेगुआर है, स्नो लेपर्ड है। और जो चीता होता है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि चीता दहाड़ नहीं सकता है। वो एक तरीके से हमारी बिल्ली मियाँ में थी ना, उस तरीके की आवाज़ निकालता है। पर दहाड़ जो सकती है उन्हीं को पैंथेरा जीन्स में इंक्लूड किया जाता है। वरना इनका नेचर, बिहेवियर और जो इनकी जोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग है। चीता हमारे भारत में पहले भी नहीं थे और बीच में विलुप्त हुए। उसके बाद में यहाँ पर वैसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि उनको लाया जाए। वो वहाँ पे अफ्रीका में ही सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ लाने के बाद भी आपको पता है कि उनमें से काफ़ी की डेथ हो गई होगी, क्योंकि उनको इतना समय हो चुका है, 70 साल का गैप बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो एडॉप्ट नहीं कर पाए यहाँ की कंडीशन को, इसलिए। और लेपर्ड जो होता है ना, लेपर्ड जैसी एडोप्टेबिलिटी किसी भी जानवर में नहीं हो सकती, किसी भी जानवर में। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि वो मैदानों से लेके
पठारों से लेके, पहाड़ों से लेके, ग्रास लैंड से लेके, रेगिस्तान से लेके, बर्फ में हर जगह रह सकता है, खुद को अडॉप्ट कर सकता है। किस जगह पे ये प्रजाति सबसे अधिक पाई जाती है? अभी अभी आज के 2024 के हिसाब से देखें तो? 2024 के हिसाब से तो अभी श्रीलंका में ज़्यादा है। अच्छा। और भारत में भी करीबन ये 20 से 25 हज़ार के बीच में है। वो सरकारी आंकड़ा है, और सरकारी आंकड़ा हमेशा कम ही होता है, क्योंकि उसमें उन सब की गिनती नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी गिनती होती है मोशन सेशन कैमरा से। किस आधार पे ये गिनती की जाती है इन चीतों की? गिनती एक्चुअली में ये है कि हर 5 साल में गिनती होती है। वो NTCA कराती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो वो एक्चुअली होती है टाइगर के लिए स्पेशली, और वो टाइगर रिजर्व के लिए ही काम चल रहा है। पर उसमें जैसे उस कैमरे के अंदर ये रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो उस आधार पर ये करते हैं। अब जैसे अभी राजस्थान में हमारे यहाँ पे बताया जा रहा है कम से कम 950,000 पैंथर है। ये सरकारी आंकड़ा है, पर मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में कम से कम 500 पैंथर होंगे। क्या बात, आराम से होंगे। और भारत में अगर सबसे अधिक मात्रा की बात की जाए तो किस जगह पे, किस स्टेट में सबसे ज्यादा पैंथर मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा टाइगर भी वहीं पे मिलेगी। और इसका क्या कारण है? मुख्य कारण ये है कि मध्य प्रदेश के जंगल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, कुनो नेशनल पार्क हो गया, उसके अलावा और भी सारे टाइगर रिजर्व, और वहाँ का एरिया, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, वो एकदम उनको सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, जिस कारण वहाँ पर उनको एक तो पर्याप्त मात्रा में उनको खाना मिलता, पर्याप्त मात्रा में पानी, जो उनको चाहिए चीज़ें वो वहाँ पर उपलब्ध होती है। और हमारे राजस्थान में क्या है ना कि ये जो अरावली रेंज है ना, उसके इस तरफ पूर्वी इलाके में आपको पैंथर ज़्यादा मिलेंगे, पर पश्चिमी इलाके में नहीं मिलेंगे। पश्चिमी इलाका मतलब कि बाड़मेर, बीकानेर, ये वो रेगिस्तान है, रहते हैं पैंथर, पर उस मात्रा में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके पास में उधर पर्याप्त खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और उस तरीके की छिपने की जगह भी नहीं है। पैंथर क्या है कि छिपने के लिए सबसे बेहतर जगह ढूंढता है सबसे पहले। उसका कारण ये है कि उसको नेचर ने एम्ब्यूस प्रेडिक्टर बनाया है। एम्ब्यूस बोले तो वो हमेशा गात लगा के ही शिकार करेगा, वो कभी आपके सामने से नहीं आएगा, सामने से शिकार पैशनेट होते हैं, ये शिकार के लिए कुल मिला के। और वो गात लगा कर इस तरीके से चुपचाप पीछा करके शिकार एकदम शॉकिंग और सरप्राइज अटैक करते हैं कि सामने वाले कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। उससे पहले वो गर्दन से दबोच लेते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं और अपना काम पूरा कर देते हैं। वो आपको बिल्कुल भी समय नहीं देता है। तो आपके एरिया में, यानी कि राजसमंद, उदयपुर, इस साइड जो अभी हमले हुए हैं, ताजा हमले, किस कारण से हो रहे हैं? और इससे पहले हम जानेंगे इसकी विशेषताएं। एक्चुअली में जो राजसमंद में जो शुरुआत में 4 हमले हुए थे, जिसमें से 3 की मौत भी हुई थी, और ऐसे भी कुछ हमले थे जो अखबारों में, न्यूज़ चैनल में नहीं आ पाए थे। पर उसमें जो मैंने रिसर्च की है ना, तो मैंने एक चीज़ उसमें पाई है कि वो फीमेल लेपर्ड थी। वो जो अटैक हुए थे वो फीमेल लेपर्ड थी, और उसके करीबन 3 से 4 माह के बच्चे थे। और ये लेपर्ड का नेचर होता है कि जब बच्चे करीबन 2 साल से कम समय के होते हैं, उसमें भी जब 1 साल से कम समय के जब होते हैं, तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है उनकी मदर उनको लेके, बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील रहती है, क्योंकि उसको, उन बच्चों को बहुत सी चीज़ों से बचाना होता है। एक तो उसको बाहर के वातावरण, मौसम, हर चीज़ से बचाना होता है। उसके अलावा दूसरे जो धूर्त शिकारी उनसे बचाना होता है। उसमें वहाँ पे हाइना है, वाइल्ड डॉग है, और उसके अलावा जो दूसरे मेल लेपर्ड भी होते हैं ना, तो वो भी लेपर्ड के ही छोटे बच्चों को मार देते हैं, इस आस में कि वो जो फीमेल लेपर्ड है उससे वापस मैटिंग करने का उसको चांस मिलेगा। तो इसको लेकर क्या है कि वो हद से ज़्यादा संवेदनशील रहती है, और इस वजह से क्या है कि वो शुरुआत के 1 साल में यूं कम समय के गैप में वो अपना स्थान चेंज करती रहती है। इनकी विशेषताएं क्या होती है? जैसे कि इनके बनावट, इनकी जो भी आकार वगैरह क्या है? एक्चुअली क्या है कि लेपर्ड है, तो लेपर्ड की आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया, वो जो खाल होती है ना, खाल पे वो जो धब्बे होते हैं ना, वो रोजेट्स कहलाते हैं। और हर एक लेपर्ड के रोजेट्स अलग होते हैं, दिखने में अपन को सेम लगेंगे, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट आपकी और मेरी फिंगरप्रिंट जैसे सेम नहीं हो सकती है, वैसे ही 2 लेपर्ड के रोजेट्स सेम नहीं हो सकते हैं। और वो रोजेट्स, उनका कलर कैमोफ्लेज का काम करता है, एक तरीके से छलावरण का।
आज वो अगर अपन से 2 या 5 फीट की दूरी पर झाड़ियों में छुपा रहता है ना, तो वो इस तरह से उसके फर उसको उस माहौल में डाल देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वो यहाँ पर कोई शिकारी छुपा हुआ है, घात लगा के बैठा हुआ है। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने उनको इस तरह की एडवांस स्किल्स और उसके बाद में ऐसी फर भी दी है। फिर उसके बाद में ये है कि लेपर्ड की अगर अपन बेसिक बात करें ना, तो लेपर्ड की जो कंधे से लेके पूंछ तक की जो लंबाई होती है, सर से लेके पूंछ तक की, वो करीबन 4 से 6 फीट की होती है। उसके बाद पूंछ की उस लंबाई कम से कम 1.5 से 3 फीट तक होती है। और जो पैरों से कंधे तक की जो ऊंचाई होती है, हाइट, जो करीबन 1.5 से 2.5 फीट तक, 3 फीट तक होती है। और उसके अलावा लेपर्ड के जो हर एक अंग का एक कारण है, एक उसका महत्व है, और हर एक अंग उसके लिए बहुत जरूरी है। तो एक एक बार सब जितने भी उनके हाँ। अंग हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या उनकी विशेषताएं छुपी है उन अंगों में। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसकी आंखों से। तो आंखें, जैसे आपकी और मेरी ये लैंडस्केप आंखें हैं, जिसको ओरिजेंटल बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल आंखें अपनी। ठीक है। पर लेपर्ड की जो आंखें होती है वो वर्टिकल ओवल होती है। एक तो इन खड़ी आंखों, आंखें। खड़ी आंखें, एक इन आंखों के कारण ही अगर हम उसके सामने खड़े होते हैं ना, तो उस वर्टिकल ओवल शेप की वजह से हम उसको और एक्स्ट्रा हाइट में दिखते हैं और ज़्यादा लंबे नजर आते हैं। उसकी वजह से एक तो क्या है कि लेपर्ड इस चीज़ से भी यूँ इंसान से सामना होने से अवॉइड करना इसलिए चाहता है कि उसको पता है कि सामने वाला ताकतवर है। पर ये एक तरीके की उसकी गलतफहमी है। अच्छा। क्योंकि इंसान तो उससे भ्रम ताकतवर है उसका, उसकी आंखों की वजह से एक भ्रम पैदा हो जाता है वहाँ पे। हाँ, वो भ्रम है, इसीलिए अभी तक सब कुछ ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है हमले करने का, क्योंकि उसको ज्यादा लंबाई दिखाई दे रही है तो उसकी वजह से उस पर एकदम अटैक कर दे वो। नहीं, एक्चुअली जो अटैक हुए ना, उस पे आंखों का ही है रोल। पर कारण ये है कि जो अटैक हुए ना, वो अटैक हुए हैं पीछे से और उन लोगों पर जो बैठे हुए थे। तो बैठे होने के कारण क्या होता है कि उनको ये चीज लगती है कि ये इंसान कोई छोटा जानवर है। अब उसने पीछे से देखा है तो वो पीछे से ही घात लगा के शिकार करेगा। उसका नेचर ही वही है, एम्बुश एनिमल है वो। तो जब वो पीछे से अटैक करता है, इंसान मर जाता है, ऐसी घटना हो जाती है, तो फिर उसके बाद में पता चलता है कि ये कोई जानवर वगैरह नहीं था। अब जैसे इस केस का मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको दूं, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा डेल्टा वन है वो, इंडिया का और एशिया का। तो वहाँ पे क्या है कि ऐसे टापुओं में गांव बटे हुए हैं। अब ना तो उनका कोई रोड का ट्रांसपोर्ट है, ना कोई ऐसी रोजगार की वहाँ पर कोई साधन है, सब कुछ है। तो उनका सब जीवन यापन वहाँ की वनस्पति पे, उन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है। शहद इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठी करना, जड़ी बूटी इकट्ठी करना। तो अब वहाँ पे टाइगर रहते हैं। टाइगर और लेपर्ड का नेचर एक ही है, दोनों एम्बुश एनिमल है, दोनों पीछे से ही घात लगाकर शिकार करेंगे। तो उन लोगों को वहाँ पर उनकी टेरिटरी में काम करना है, अपनी आजीविका चलानी है। तो उन लोगों ने उसका एक जो हल निकाला है, उन्होंने मुखौटे बना रखे हैं। मुखौटे कैसे, मतलब मुखौटे जो अपने बाजार में जो मास्क आते हैं ना, जोकर वाले या किसी भी तरीके के, दो अच्छा, उन्होंने वहाँ के आम जो जनजाति है, उन्होंने किसी तरह का कोई मुखौटा बना रखा है। तो जैसे मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ ना, तो वो मुखौटा एक्चुअली मैं इस तरह लगाऊंगा पीछे की तरफ। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि अगर पीछे टाइगर आता है तो उसको तो नहीं पता ये मुखौटा है क्या है, तो वो एक तरीके से इंसान ही समझेगा और उसको यही लगेगा कि इंसान मेरी तरफ ही देख रहा है, तो वो अटैक नहीं करेगा और हम इधर सामने की तरफ काम अपना कर सकते हैं, ये भ्रम पैदा करने के लिए। क्योंकि अगर वो मुखौटा नहीं होगा और हम सामने की तरफ देखते रहेंगे तो वो उसका अटैक करना लाजमी है। अगर बैठा हुआ इंसान मिल गया या कोई मैन ईटर टाइगर है, मैन ईटर लेपर्ड है, तो इस तरीके से। और जो राजसमंद में जो अटैक हुए हैं, वो तीनों ही अटैक में कॉमन चीज यही थी कि वो बैठे हुए थे, पीछे से उसने अटैक किया है, गलत फहमी में हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ है। वहाँ के पत्रकारों का और न्यूज़ चैनलों का कहना है कि ये तो आदमखोर है। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा पीड़ादायक बात थी, जो जिसने सबसे ज़्यादा दर्द पहुंचाया, वो यही थी कि आज के टाइम में मीडिया चाहे जिसकी छवि बना सकती है, चाहे जिसकी बिगाड़ सकती है। उनके पास ये पावर है और ये पावर भी उनको लोगों ने दिया है। वो लोग ही उनका चैनल देखते हैं, व्यूज़ आते हैं। उसी तरह से आज अगर आप मीडिया पर जिस तरीके से आप किसी की छवि को प्रदर्शित करेंगे, उसी तरीके से उसकी छवि समाज में बनेगी। आज अगर वो उस आदमखोर जो उन्होंने हेडिंग दी है उनके वीडियोस में, उनके अखबारों में, अगर उसके पीछे वो अगर क्वेश्चन मार्क भी लगा देते तो इतनी तकलीफ नहीं होती।
हाँ, क्वेश्चन मार्क में तो वो एक तरह से घोषणा नहीं कर रहे हैं। घोषणा नहीं कर रहे अभी हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई ये तो आदमखोर है। बिल्कुल। और जैसे ही ये राजसमंद में पहला अटैक हुआ था, तो पहला अटैक होते ही मैं उस स्थान पे पहुंच गया था। मैंने वहाँ के लोकल से बात की थी, उनके परिवारजनों से बात की थी, और भी वहाँ के जो लोकल है उनसे बात की थी। तो मेरा सबसे पहला सवाल ही यही था कि उसने अटैक कर कर लेपर्ड ने खाया क्या। आप मेरे को ये बताओ कि अगर उसने इंसान को मारा है तो उसने उसकी बॉडी का कोई भी अंग खाया क्या, कि उसकी बॉडी को शत विक्षत किया है, कि बहुत से ज़्यादा मात्रा में उसने खा लिया है। क्योंकि मेरा यही था, उन पत्रकार से भी यही था, और उनको भी मैंने फ़ोन करके मैसेज करके बताया कि एक मैन ईटर और एक मैन किलर दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सुनने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। मैन ईटर नरभक्षी अलग होते हैं, अलग होते हैं। जो मैन ईटर होते हैं ना, उसको नरभक्षी आदमखोर आप कह सकते हो, पर मैन किलर मतलब इंसान को मारा है उसने, खाया नहीं है। ये दोनों ही तस्वीरें बहुत ज़्यादा फर्क पैदा कर देती है। अगर वो नरभक्षी होता तो मैं संपूर्ण अपने दावे के साथ में कह सकता हूँ, अपनी रिसर्च के, और शायद और भी जो हिंदुस्तान में एक्सपर्ट्स है वाइल्ड कैट्स के, टाइगर्स के, लेपर्ड्स के, वो भी मेरी इस बात से समर्थित होंगे कि हर तीसरे दिन वहाँ पर कोई ना कोई इंसान की मृत्यु होती। किस बेस पे ये लोग इतनी बड़ी टिप्पणियां करते हैं? मतलब क्या इन पे कोई लैब बनी हुई है इनकी रिसर्च करने की, या क्या है? एक्चुअली में क्या है कि अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई भी वन्य जीव इस तरीके से नरभक्षी होता है, आदमखोर होता है, तो उसका जो डीएनए टेस्ट होता है या उसके जो भी अदर मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं, वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह पे होते हैं, हैदराबाद में। हैदराबाद में उसकी जांच होती है, सब कुछ होती है। वहाँ से जांच होने के बाद में रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट्स वन विभाग, जो भी संबंधित वहाँ की वन विभाग है, उनको दी जाती है। और उसके बाद वो वन विभाग के ऊपर है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाना है या नहीं लाना है। तो जब ये रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में आई नहीं, तो लोग कैसे उनको घोषणा कर सकते हैं कि भाई ये आदमखोर है? अब वो तो वो स्वघोषित कर दिया उन्होंने, सिर्फ अपने चैनल के टीआरपी वगैरह के लिए, या थोड़ा व्यूज बढ़ाने के लिए, या फिर पैंथर को एज ए विलन पोर्ट्रेट करने के चक्कर में। आपको पर्सनली क्या लगता है, पैंथर की तरफ से अगर आप बोल रहे हैं तो उनकी तरफ से किस तरह से आप बचाव में आएंगे कि नहीं ये गलत है? किस तरह से आप इनको साबित करेंगे? उसको मैन ईटर संपूर्ण सबूत, दावों और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद आप घोषित करो ना। आप पहले ही अटैक पे ही आप कह रहे हो कि वो मैन ईटर है, आदमखोर है, नरभक्षी है, तो ये नहीं हो सकता है ना भैया। तो आम लोगों की ये धारणाएं बन जाती है फिर वो न्यूज वगैरह देख के बस कि यही हाँ, तो, आदमखोर 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 चारों तरफ। जब वो आदमखोर आता है ना, तो वो इंसान के बीच में क्या, जब किसी झूठ को बार बार जोर से बोला जाए ना, तो फिर वो झूठ सत्य लगने लगता है। ठीक बात। तो इसी वजह से ये है कि वहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों में आप उसके खिलाफ और द्वेष भावना पैदा कर रहे हो, और उसके प्रति आप इस तरीके की नफरत की भावना पैदा कर रहे हो। यहाँ तक कि लोग अलग अलग तरीके के जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं, कोई ये कहता है इनको मार डालो, कोई कहता है इनको आग लगा डालो, कोई कहता है इनको इधर छोड़ के आ जाओ, कोई करंट लगा दो, कोई कहता है कि इंसान की जब मृत्यु होती है तो भारत सरकार ने ये नियम बना रखा है, ये जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और 2002 के तहत 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। तो उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर 5 लोग हमको मिलते हैं ना किसी के मरने पर, तो एक काम करो, हम पैंथर को मार देते हैं, हम उल्टा आपको 5 लाख रुपए दे देते हैं। अब ये तो कोई वो नहीं होता ना, तर्क वाली बात नहीं हुई ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हाँ, उसने मारे हैं इंसान, पर उसने गलत फहमी में मारे हैं इंसान, भ्रम में मारे उनको लगा कि ये मुझे मारने आए, इस चक्कर में बचाव में मारे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस में मारे हैं। और दूसरी चीज ये कि जो भी इंसान को मारे हैं ना, तीनों को, जो पहला केस हुआ था वहाँ पर एक युवक का 19 से 20 साल का, दूसरे जो व्यक्ति थे 40-45 साल के, फिर तीसरी महिला थी, वो तीनों ही उसकी टेरिटरी में गए हुए थे। वो आपके घर के आसपास नहीं आया था, आप उसकी टेरिटरी में घुसे थे। और लोगों का कहना है कि ये तो आम लोगों के बीच में आके हमले कर रहा है। आम लोगों के बीच में आके तो हमला अब करेगा ही ना भैया। जहाँ पर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जंगल हुआ करता था, जहाँ पर पहाड़ हुआ करते थे, जहाँ पर उनका घर हुआ करता था, आज वहाँ पर मार्बल की, फेल्सपार की माइंसें चल रही है, खनन हो रहा है, धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। आज आपने उसके रहने की वगैरह की कोई जगह ही नहीं रखी है, तो अब वो जाएगा कहाँ? अब जैसे कि यहाँ पर मेरी जब बात होती है तो आम लोगों की ये धारणा है, वो कहते हैं कि अब पैंथर बहुत बढ़ चुके हैं,
पैंथर बहुत बढ़ चुके हैं, पैंथर बहुत बढ़ चुके हैं। मैं उनको समझाता हूँ पैंथर नहीं बढ़ चुके, पैंथर वही है, कोई वो एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होगी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पैंथर वो के वही है, उत्ते के उत्ते ही है, बस ये है कि उनके घर नहीं रहे हैं, अब वो बाहर आ गए हैं। आज अगर आप या मैं हूँ, हम शुरू से किसी घर में रह रहे हैं ना, बड़े हुए, पढ़े लिखे वगैरह, आज अचानक से आपका कोई घर तोड़ के चला जाए, कोई बुलडोजर चला के चला जाए, आपके पास रहने को कुछ है ही नहीं, तो आप कहाँ घूमोगे? यहीं कहीं गलियों में, मोहल्लों में टाइम पास सड़कों पे। करोगे, सड़कों पे घूमते घूमते आ जाओगे। बस वही है, आज वो जहाँ रहते थे उनके पहाड़ों पे, कहीं पेड़ों पर जो घर थे, आज है ही नहीं, जगह ही नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि उनके खाने की जगह नहीं है, कोई खाने का साधन नहीं है, भोजन नहीं रहा है, उनका शिकार नहीं रहा है। पानी के कारण भी बहुत सारे आते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है ना कि जो हमारे एरिया में नॉर्मल जो प्रॉब्लम है, राजस्थान में बेसिकली देखा जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ा अभी इशू। ये जो मैं आपको राजसमंद की बता रहा हूँ, ये जो एरिया हुआ है ना, पर्टिकुलर उस एरिया की बात बता रहा हूँ जहाँ पे ये अटैक हुए हैं, वो सारा एरिया है मार्बल माइनिंग वाला एरिया, ठीक है। अब जो वहाँ पे पैंथर के जो पानी का जो जगह थी जहाँ से वो पानी पीते थे, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनके आसपास हो गई है मार्बल डंपिंग, वो मार्बल स्लेरी वाली डंपिंग, और उस पानी को इन्होंने दूषित कर दिया, जहर बना दिया है। अब उसके पास में कोई स्वच्छ पानी रहा नहीं है। अब कई बार तो क्या होता है कि वो पानी की तलाश में बस्तियों के पास आ जाता है, क्योंकि उसके जहाँ पहले स्वच्छ पानी था उसके आसपास, उसके घर के आसपास था, अब तो घर भी नहीं बचा, पानी भी नहीं बचा, पानी भी जहर हो गया, घर तोड़ दिया है, तो फिर वो आएगा ही है बस्तियों में पानी की तलाश में। तो बात को आगे बढ़ाते हुए हम इनकी जो चेहरे की विशेषताएं हैं, इनके दांत, जीभ और जो भी इनके अंग है, इनके बारे में और जानना चाहेंगे। तो चेहरे में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दांत से। लेपर्ड के दांत भी इंसानों की तरह 32 ही होते हैं, पर उनमें से जो 4 दांत होते हैं, जो नुकीले दांत हम देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा उसको मदद भी करते हैं शिकार को दबोचने में, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने में, उन 4 दांतों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है, जिसको कैनाइन दांत बोला जाता है। कैनाइन दांत, जी, कैनाइन दांत बोला जाता है जिनको, और उनकी लंबाई 1.5 से 2.5 इंच तक रहती है। वो चारों दांत शिकार को दबोचने का काम करते हैं, और बाकी के जो दांत रहते हैं वो मांस को चबाने के लिए और बाकी की छोटी बोन्स हड्डियों को तोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जैसे उसकी जीभ पर। तो उनकी जीभ पर एक छोटे से कांटे रहते हैं, जो शिकार की खाल, बाल, चमड़ी को उतारने का काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर वो हम इंसान की चमड़ी पर 3 से 4 बार अपनी जीभ घुमा दे तो हमारी भी चमड़ी पूरी बाहर उतर के आ जाएगी। अच्छा, इतनी खतरनाक उनकी जीभ होती है। पर एक चीज जो उनकी जीभ की विशेषता है वो ये है कि उनकी जीभ में सबसे प्योर और सबसे कारगर एंटीसेप्टिक होता है। जो उनकी लार होती है जीभ की, वो जब ये घायल होते हैं, इनको कोई भी चोट लगती है, तो वो अपनी जीभ को वहाँ पर उस घाव पर घुमाते रहते हैं और वो बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाती है। शायद तक अभी अगर हम एलोपैथिक किसी क्रीम की बात करें, आयुर्वेदिक करें, होम्योपैथिक करें, तो भी वो इतनी कारगर नहीं होगी जितनी उनकी जीभ की लार रहती है। जो वो उनका स्लाइवा रहता है वो इतना एंटीसेप्टिक रहता है। फिर हम बात करें तो उनकी मूछें जो चेहरे की बनावट के ऊपर होती है, जिनको विस्कर्स बोला जाता है, वो उनके लिए एक तरह से सेंसरी इनपुट का काम करते हैं। मतलब वो उनको अगर वो जैसे मान के चलो कि सामने भी लेपर्ड देख रहा है, पर वो इतने सेंसिटिव होते हैं उनके विस्कर्स के, उनके पीछे आसपास में अगर छोटी से छोटी भी कोई हलचल हो रही है तो उस हरकत को वो भांप लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। वो इतने उनके वो सेंसरी इनपुट का काम करते हैं विस्कर्स। कितनी दूरी से ये सेंस कर लेते हैं? ये लगभग मान के चलो कि आप 5 से 10 मीटर तक ये उनका डिटेक्ट कर लेते हैं। और अगर पीछे की तरफ भी अगर कोई जानवर है, अगर कोई शिकारी है या उनका खुद का कोई शिकार है, तो भी उस चीज़ को, उस हरकत को वो पकड़ लेते हैं। फिर हम बात करें इनकी आँखों की, तो आँखें ये अंधेरे में इंसान से 7 गुना बेहतर देख सकते हैं। इनका विजन सेंस इस तरीके का रहता है। हियरिंग सेंस की बात करें तो ये हम इंसानों से 5 गुना बेहतर साउंड सुन सकते हैं। सुनने की जो इनकी क्षमता होती है वो इंसानों से 5 गुना ज्यादा होती है, बेहतर होती है। अच्छा। और उसके बाद ये भी है कि जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है ना, जो डीबी में सुनाई देता है, जो
हाँ माइनस में प्लस में। 20 dB में होता है। उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इतना कम साउंड हम इंसान नहीं सुन पाते क्या हैं। फ्रिक्वेंसी रहती है, आंकड़े क्या होते हैं फ्रिक्वेंसी के? उसके 20 हर्ट्ज 20 गीगाहर्ट्ज के हाँ आसपास होते हैं। हाँ इतनी होती है। वो भी साउंड ये लेपर्ड्स आसानी से सुन सकते हैं, वो हम इंसान नहीं सुन सकते। हम वो इंसान तभी सुन सकते हैं जब आपने देखा होगा कि अगर किसी को कान में प्रॉब्लम है या किसी को बहरेपन की शिकायत है, तब उनको जो मशीन प्रोवाइड होती है, जो मशीन मिलती है ना, तो वो अगर कोई स्वस्थ आदमी वो उस मशीन को लगाता है और उसके बाद उसको जो आसपास की छोटी से छोटी हरकतें जो परेशान करती है, वो जो मच्छर की बनबनाहट कुल मिला के दूर अगर कोई सुई भी गिरती है तो उस लेपर्ड को सबसे पहले सुनाई देगी, चाहे वो कितनी भी दूरी पे हो। हाँ, उसके अगर आसपास है लगभग इस एरिया में है तो वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इतना उनका हियरिंग सेंस भी। और बात करें अगर इनके पंजों और नाखूनों की, तो उनमें क्या विशेषताएं होती है? नाखून शिकार को दबोचने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। उनकी लंबाई एक तो धारदार एक अफवाह चलती है कि इनके नाखूनों में जहर होता है, ऐसा कुछ नहीं, है या? नहीं, ये सिर्फ मात्र रूमर्स है और अफवाह है। उसमें कोई जहर वगैरह नहीं होता है। बस ये है कि वो धारदार होते हैं, मजबूत होते हैं, शिकार को दबोचने का काम करते हैं। 1.5 से 2.5 इंच तक उनकी लंबाई रहती है, 2 इंच तक लंबाई रहती है। बाकी जहर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। पंजे जो होते हैं, पंजे इनके गद्दीदार होते हैं, बहुत ही मुलायम और गद्दीदार होते हैं। तो वो क्या है कि शिकार का पीछा करने में, घात लगाने में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते, किसी भी तरीके की हलचल नहीं करते हैं। पर जितने वो गद्दीदार होते हैं उतने ही वो स्ट्रांग होते हैं कि वो अगर उसके फोर्स से अगर हमारे चेहरे पर अगर वो मारे तो हमको अच्छा खासा घायल कर सकता है। तो गद्दीदार पैर और नाखून से भी। और पैर जो होते हैं वो बिल्कुल, उनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग वगैरह होती है कि वो आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। और उसके बाद में पैर और पंजों का ये काम है कि वो दौड़ने में भी इनकी मदद करते हैं। लेपर्ड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रति घंटा होती है। और ये कभी कभी ऐसा होता भी है कि शिकार का पीछा करने में इनको दौड़ लगानी पड़ती है, क्योंकि ऐसा कम ही होता है। क्योंकि लेपर्ड एक सिक्योर डिस्टेंस मेंटेन करता है पहले, और लगभग करीबन शिकार से 2 या 3, 5 मीटर, 10 मीटर की दूरी पर आकर ही उस पर छलांग मारता है। काफ़ी दूर से भागकर उसका पीछा नहीं करता जिस तरीके से चीता करता है। क्योंकि चीता की 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, तो वो आराम से उस शिकार को दौड़कर दबोच सकता है। पर पैंथर ऐसा नहीं करता है। पैंथर एम्ब्यूस एनिमल है, घात लगाकर शिकार करने वाला है। तो वो घात लगाकर जितना हो सके उतना वो करीब आने के बाद ही एकदम शॉकिंग और सरप्राइज अटैक में वो विश्वास रखता है, ताकि सामने वाले शिकार को कोई हड़बड़ हो जाए और उसको भनक ही नहीं लगे, उससे पहले वो दबोच ले उसको। सडनली ये अटैक करता है। सडनली अटैक करता है। और इनकी स्किन की बात अगर की जाए, खाल जो होती है इनकी, खाल जो होती है वो इनको शिकार में इस चीज की हेल्प करती है कि उस खाल के जो रोजेट्स और कलर वो इस तरीके से होता है कि वो आसपास के माहौल में ढल जाती है, एक तरीके से गिरगिट की तरह। हाँ, छलावरण का काम करती है। जैसे गिरगिट का भी हम देखते हैं ना कि अगर वो कहीं होता भी है तो हमको नजर नहीं आता है, उसी तरीके इनकी खाल भी उस छलावरण का काम करती है। तो ये उनको शिकार में कई बार हेल्प करती है। जैसे किसी हिरण का अगर वो घात लगा के शिकार कर रहा अच्छा, है। क्या क्या शिकार ये मुख्यतः करते हैं? मतलब किन जानवरों को सबसे पहले ये अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं? इनके पसंदीदा खाना कौन सा है? अगर उससे पूछा जाए, अगर वो बोल पाता तो वो हमेशा 2 जानवरों का नाम सबसे पहले लेता है, एक तो हिरण का, दूसरा लंगूर का। क्योंकि हिरण का तो चलो ठीक है, फिर भी पता है, पर लंगूर का कब सुना नहीं मैंने। लंगूर जो बंदर होते हैं हमारे यहाँ पे सामान्य, जो वो लेपर्ड को बहुत पसंद होता है। पर ये बात भी सही है कि लेपर्ड, लंगूर और हिरण की दोस्ती भी अच्छी होती है जंगल में। और लंगूर को हमेशा जंगल का वॉचमैन कहा जाता है। उसका कारण ये है कि वो ऊंची डालों पर बैठते हैं, और जिस डाल पे लंगूर बैठेगा उसी डाल के नीचे, उसी पेड़ के नीचे हिरण अपना भोजन कर रहा होगा, घास चर रहा होगा। उसका कारण ये है कि अगर लंगूर ऊपर बैठा हुआ है, उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हाँ आसपास में कोई भी शिकारी जानवर नहीं है, तो वहाँ पे हिरण आसानी से खाना खा सकता है। और अगर हिरण आसानी से खाना खा रहा है तो लंगूर भी इस बीच में पेड़ से नीचे उतरकर उसके खाने का प्रबंध कर सकता है। इसलिए इन दोनों की दोस्ती को अच्छी माना गया है और लंगूर को हमेशा जंगल का वॉचमैन कहा गया है। पर
लेपर्ड, टाइगर, इनको भी हिरन और लंगूर ही पसंद होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक तो उनमें उनको जो पर्याप्त प्रोटीन जो चाहिए वो मिल जाता है, उनको पर्याप्त उनमें मांस मिल जाता है, मटन मिल जाता है। और दूसरा कारण ये है कि लंगूर बहुत ज़्यादा मतलब डरपोक किस्म का जानवर होता है। अगर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे अगर किसी डाल पर लंगूर बैठा हुआ है, अचानक से नीचे लेपर्ड आ गया है या टाइगर आ गया है, कई बार तो लेपर्ड और टाइगर इतना जोर से दहाड़ते हैं कि उस डर से वो नीचे गिर जाता है। अच्छा। हाँ। और उसके अलावा हमारे यहाँ राजस्थान में जैसे सांबर है, चीतल है, उसके अलावा जो जंगली सुअर होते हैं वो है, तीतर है, खरगोश है, मोर है। इस तरीके के यहाँ पे उसके लिए पर्याप्त खाना है, क्योंकि हमारे जो इधर पूर्वी राजस्थान, जो हमारे राजमन, उदयपुर, भीलवाड़ा वाला एरिया मेवाड़ है, क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर आपको इतनी संख्या में हिरण, चीतल, ये सांबर जो भी होते हैं, बार्किंग डियर, ये स्पॉटेड डियर, वो नहीं मिलते हैं यहाँ पे आपको। उसको भी पता है, मेरे को प्रकृति ने थोड़े से सीमित ही भोजन यहाँ पे दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है। जैसे लोमड़ी हो गई, सियार जिसको बोला जाता है, या फिर उसके बाद में खरगोश हो गए, मोर हो गए, या तीतर हो गए, या जंगली सुअर हो गए। तो यहाँ पर मुख्यतः ये इन पर निर्भर है हमारे मेवाड़ क्षेत्र में। तो किसी भी स्थिति में ये लोग अपने को ढाल लेते हैं, इस वजह से ये इन जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि लिमिटेड है ये। बिल्कुल ये लिमिटेड है। और लेपर्ड तो क्या है कि मैंने आपको पहले भी बोला, उसके जैसा एडोप्टेबिलिटी कोई नहीं रखता है हर मामले में, रहने से लेके, खाने से लेके। अगर उसको ये जानवर भी नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो इतना अच्छा तैरा के पानी में उतरकर मछलियों को खा के भी अपना काम चला सकता है। वो स्नैक भी खा लेगा। उसके अलावा इससे भी छोटा, अगर एक बार उसको कुछ नहीं मिल रहा, चूहा भी मिल गया, तो उससे भी वो काम चला लेगा। वो बहुत, ऐसा कह सकते हैं आप के मौका परस्त और आशावादी है कि हाँ ठीक है, कि कभी भी वो हार नहीं मानता, चलो इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, पर अपना जीवन यापन करता रहता है। और एक बार के शिकार में इसको कितना भोजन चाहिए होता है? एक बार के शिकार में जैसे ये है कि इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो फीमेल है या मेल है। दोनों का बता दो। जैसे मेल है तो वो एक बार में जैसे मान के चलो कि 7 से 8 किलो। 7 से 8 किलो। कितने दिन तक ये उनको चल जाता है? ये करीबन यूं है कि लेपर्ड का एक नेचर देखा गया है कि वो कोई भी शिकार करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा वो 3 दिन तक खाता है। 3 दिन। उसके बाद में उसको थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ कुछ फ्रेश मिल जाए तो हफ्ते में 2 बार शिकार करते हैं। हाँ, पर वापस ये बात भी है कि आप अगर इस चीज को यूं देखो कि लेपर्ड बहुत ही खूंखार, डरावना, इतना ताकतवर है। और अभी जैसे हमारे यहाँ पे मेवाड़ क्षेत्र में तो शेर है नहीं, बाघ है नहीं, चीता है नहीं, तो यहाँ पे तो एक ही सबसे बड़ी वाइल्ड कैट है, वो लेपर्ड। तो एक तरीके से यहाँ का तो राजा वही हो गया ना। पर आप ये भी है कि लेपर्ड का जो शिकार का सक्सेस रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% ही है। बहुत कम परसेंटेज है ये तो, अगर देखा जाए तो दूसरे जानवरों के बिहाफ में बहुत कम है ये। बहुत कम है। इसीलिए तो अगर वो 100 बार कोशिश करता है तो कम से कम 10 से 12 बार ही वो अपना शिकार कर पाता है। निराशावादी हो गया एक तरह से देखा जाए। पर फिर उसके बाद भी वो जिस तरीके से अपने आप को डाल लेता है माहौल में, पर ऐसा है कि जैसे लोगों की ये धारणा है कि ये तो खूंखार है, डरावना है, आसानी से इसका जीवन यापन चलता होगा जंगल में, इसको तो इतनी कोई फिक्र नहीं होती होगी, पर ऐसा कुछ ही नहीं है। इसका सक्सेस रेशियो हम देखकर कह सकते हैं कि हाँ इसको भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपने भोजन के लिए। फीमेल में क्या होता है? फीमेल को कितना शिकार चाहिए होता है? फीमेल जैसे अगर उसने बच्चे दे रखे हैं, उसके जैसे बच्चे देने को जैसे हम इसको लीटर में बोला जाता है कि फर्स्ट लीटर, सेकंड लीटर, थर्ड लीटर। तो जैसे ऐसे फीमेल भी ऐसे है कि 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, तो उसके अनुसार उसका मतलब अगर बच्चे 3 महीने से कम है। कितने अंतराल में होते हैं ये? मैटिंग सीजन कोई फिक्स नहीं होता है। लेपर्ड्स में मैटिंग सीजन कोई फिक्स नहीं होता है। और वापस ये है कि बच्चे 3 महीने के अंतराल में। और कौन से वो महीने होते हैं जिनमें इनके प्रजनन का जो समय होता है? हाँ, वो प्रजनन का इनका कोई समय फिक्स नहीं होता लेपर्ड्स में। वो किसी भी समय मैटिंग सीजन हो सकता है। और एक 3 माह के लिए इनका वो जो कहते हैं अपन गर्भाधारण होता है कि 3 महीने के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक बार में कितने बच्चे ये लोग करते हैं मुख्यतः? 2 से 3 हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं। पर वापस ये है कि
उन बच्चों का सर्वाइवल रेट भी 40% 50% ही है। अगर यानी कि चार मान के पैदा- चले अगर 4 बच्चे हैं तो 2 मर जाएंगे दो उसमें मर से। जाएंगे, वो किसी भी कारण से, जैसे कभी कभी तो जलवायु परिवर्तन से है, मौसम से है, वातावरण से है, बाकी दूसरे जानवरों के कारण, हाइना, वाइल्ड डॉग, मेल लिपर्ड्स वगैरह से, इनके कारण भी मर जाते हैं। और जब बच्चे पैदा होते हैं तब वो 10 से 15 दिन के लिए अंधे होते हैं। तब अच्छा, उनको 10-15 दिन तक उनके बच्चे अंधे रहते हैं। अंधे रहते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं होता है। और शुरुआत के 3 महीने तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के दूध पर निर्भर करते हैं। उसके अलावा वो तब तक कोई खाना, मीट, मटन वगैरह उनका शुरुआत नहीं होती है। 3 महीने के बाद वो धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं। फिर 1 साल तक उनकी माँ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल ध्यान रखती रखती है। है। और 2 साल तक वो अपनी माँ के पास ही रहते हैं। इस बीच में माँ अपने कम कम समय के अंतराल में जगह बदलती रहती है। इस बीच में उनको जंगल में रहने का, शिकार करने का नियम सिखाती रहती है। जो छोटे जीवित जानवर होते हैं, कितने जैसे कितने किलोमीटर के उसमें ये प्रस्थान करते रहते हैं? कितने किलोमीटर के दायरे में ये लोग रहते हैं मतलब? एक्चुअली लेपर्ड एक टेरिटोरियल एनिमल है, वो अपनी टेरिटरी बना के रहता है। फिर भी लगभग कितने अब किलोमीटर का जैसे दायरा इनको अब चाहिए मैं होता है? अब मैं वो आपको बताता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। अगर उसके आसपास में कोई मेल लेपर्ड, बड़ा लेपर्ड या कोई भी दूसरा लेपर्ड नहीं है तो वो 50 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकता है। पर कम से कम ये 20 से 25-30 मिनिमम ये किलोमीटर, सर्वाइवल इनका जो है 25 से 30 किलोमीटर के बीच में होता हाँ, है। किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पे होता तो है। ये जगह चेंज करते रहते हैं उस 25 किलोमीटर की, या उसी जगह में अपना पूरा जिंदगी निकाल देते हैं? नहीं, अब जैसे इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कोई मेल लेपर्ड रह रहा है, ये उसकी टेरिटरी है। पहले तो ये है कि वो टेरिटरी बनाने के लिए जो उस एरिया के सीमांत वाले जो पेड़ होंगे ना, उन पेड़ों पर अपने नाखून खुरद कर और अपना यूरिन छोड़कर, जिसको सेंट मार्किंग कहा जाता है, इस तरीके से वो अपनी टेरिटरी बनाता है। ताकि उनको वो वापस सेंस करके ये पता चले उनको कि ये अपनी बाउंड्री है। ये उनके लिए नहीं होता, ये अदर लेपर्ड्स के लिए होता है कि जब कोई दूसरा लेपर्ड उस एरिया में आता है तो इनको नेचर ने इस तरीके का सेंस दिया है कि उन नाखून को देखकर, उस यूरिन को सूंघकर वो दूसरा लेपर्ड ये अंदाजा लगा देता है कि सामने वाला लेपर्ड कितना ताकतवर है, कितनी उम्र का है, और वो मुझसे ताकतवर है या नहीं है। ये दूसरे लेपर्ड्स के लिए एक तरीके से वार्निंग साइन होता है। भाषा मान सकते हैं इनकी, हाँ, इनकी भाषा में संवाद करते हैं ये लोग। इनकी भाषा में। अब जैसे अगर कोई दूसरा लेपर्ड आया है, अगर वो उससे कमजोर है, उसने वो सेंट मार्किंग देखी है, नाखून देखे हैं, तो उसका भी एक रीजन है। जैसे वो नाखून खड़ा होकर खुरेदता है, तो खड़ा होकर खुरेदेगा, जहां तक उसकी हाइट जाएगी नाखून के, दूसरे वाले लेपर्ड को पता चल जाता है कि ये खड़ा हुआ है, उसके बाद वहां तक उसकी जारी है। मैं खड़ा होऊंगा तो मैं उससे कम जा रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और ये एक साथ परिवार में रहते हैं या अलग अलग? नहीं नहीं नहीं, लेपर्ड और टाइगर ये कभी भी परिवार में नहीं रहते। ये एकाकी जो सॉलिटरी एनिमल है वही है। परिवार में सिर्फ और सिर्फ बड़ी बिल्लियों में लोयन रहता है, शेर। खुद पे डिपेंड हुए एक दूसरे से। हाँ, अगर क्योंकि अगर मेल है तो उसको शिकार अपना खुद का करना है, और फीमेल है तो उसको भी अपना शिकार खुद करना बिल्कुल है। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर सोच है इनकी। अकेले रहना ही पसंद करते हैं। हाँ ठीक है, मीटिंग सीजन के टाइम पे ये मिल जाते हैं, कर जाते हैं। और जब माँ, कोई फीमेल लेपर्ड के बच्चे जब 2 साल तक होते हैं तब तक वो अपनी माँ के साथ में रहते हैं। 2 साल के होने के बाद सारे गुर जंगल के शिकार के सीखने के बाद वो अपनी माँ को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, अपने साथी चुनते हैं, वंश आगे बढ़ाते हैं, और जंगल में इनका जीवन यापन चलता रहता है। और इनकी जो दिनचर्या है, यानी कि इनका जो रूटीन होता है वो किस तरह से होता है? उठना, बैठना, सोना, शिकार करना, पूरे दिन ये क्या करते हैं मतलब दिन भर, रात को दिन भर? ये लेपर्ड दिन में आराम करना पसंद करता है। दिन में उसको शिकार करना, घूमना फिरना इतना पसंद नहीं होता। दिन में वो सिर्फ और सिर्फ आराम करने पर ही अपना जोर रखता है। कितने घंटे इनको नींद चाहिए होती है लगभग? वैसे अगर अमूमन बात की जाए तो लेपर्ड कम से कम 16 से 18 घंटे सोता है। 16 से 18 घंटे हाँ, वो सोते हैं? हाँ, पर ऐसी कोई नींद नहीं होती कि वो कोई गहरी नींद है। जिस तरीके से भालू सोते हैं उस तरीके से लेपर्ड नहीं होता है। लेपर्ड की जो अवेयर होते हैं, बहुत अवेयर चमकदार होते हैं, हाँ, आसपास की हरकतों को लेके, हर चीज से लेके। पर वो लेपर्ड क्या, जिसको हम कहते हैं निशाचर कहते हैं ना, जो रात को घूमते हैं, भ्रमण करने वाले। हाँ, तो वो निशाचर जानवर है, नॉक्टर्नल। वो रात को ही निकलेगा, रात में उसको शिकार करना पसंद होता है। वो बेहतर समझता है क्योंकि उसका विजन सेंस बहुत अच्छा है। वो इंसानों से 7 गुना अच्छा देख सकता है अंधेरे में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि रात के समय में थोड़ी हलचल कम हो जाती है।
जंगल में भी, या अगर आप मान के चलो कि किसी ग्रामीण या शहरी इलाकों से भी थोड़े दूर रहे तो थोड़ी हलचल कम हो जाती है, तो उस टाइम पे वो उनके लिए एकदम आइडियल सिचुएशन होती है अपने शिकार को ढूंढने की, शिकार करने की। और जो उनके जो शिकार होते हैं, जो हर्बीवोरस जो शाकाहारी जानवर होते हैं, वो भी उस समय थोड़े से आराम फरमा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, या उनको इस तरीके की कोई आसपास किसी डर का वो आभास नहीं होता है। तो इसका लेपर्ड बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू अदर एनिमल्स ये कितने बुद्धिमान होते हैं दूसरों से ज्यादा? दूसरों से ज़्यादा अगर आप वाइल्ड कैट्स में ले लो, चारों में टाइगर, लेपर्ड, लॉयन और चीता, तो इन चारों में अगर सबसे ज़्यादा कोई चतुर, चालाक और धूर्त है तो वो लेपर्ड ही है। क्योंकि लॉयन और टाइगर फिजिकली उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और मेंटली लेपर्ड उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या कारण है इनके, मुख्य कारण? कारण ये है कि लेपर्ड कोई मॉरल फॉलो करता ही नहीं है। कोई नियम कानून उसके नहीं होते? नियम कानून कोई नहीं। हाँ ठीक है, उसने टेरिटरी बना दी है, और जैसे टाइगर भी इसी बेसिस पे काम करता है, टाइगर भी टेरिटरी बनाता है। पर एक बार अगर टाइगर की टेरिटरी में कोई आया है और ठीक है कि आके चला गया है बिना किसी चीज के, तो टाइगर उस चीज को अवॉइड भी कर देता है। पर लेपर्ड को उसकी टेरिटरी में किसी का आना पसंद नहीं होता है, वो किसी की दखलबाजी वहाँ पे चाहता नहीं है। वो उससे, उसको चाहे वो इंसान हो या कोई दूसरा जानवर, उसको उससे दूर ही रखना पसंद करता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अलावा नेचर ने जो स्किल्स है, जो टैक्टिक्स है, वो लेपर्ड को एक्स्ट्रा दी है इनके मुकाबले, टाइगर और लॉयन के मुकाबले। तो उन बेसिस पे वो ज़्यादा स्ट्रांग है मेंटली। तो आगे बढ़ाते हुए बात को हम ये पूछते हैं आपसे कि इनके जो शिकार करने के तरीके होते हैं जंगल में, किस तरह से ये घात लगाते हैं, किस तरीके से ये अपने शिकार को दबोचते हैं, क्या ये पूरा किस्सा रहता है? एक बार पूरा डिटेल में बताओ ये। शिकार में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेपर्ड एम्ब्यूस एनिमल है और नॉक्टर्नल एनिमल है, निशाचर। वो रात को ही शिकार करना बेहतर समझता है। तो रात के समय में ये जब शिकार पर निकलते हैं तो ये हमेशा पीछे से घात लगाकर, पीछे से चुपचाप पीछा करके, और एक सिक्योर डिस्टेंस में आने के बाद, जैसे 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर की दूरी पर एकदम से शॉकिंग और सरप्राइज अटैक करते हैं और शिकार को गले से दबोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद में उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको बचाने के लिए जो दूसरे शिकारी जानवर होते हैं, जैसे अगर उस एरिया में बाघ मतलब भी उसको है, शिकार करने के बाद वो एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते होंगे? सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पे हाइना भी है, हाइना हमेशा वो मांस चुरा कर खाने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं खुद अपना शिकार करने से। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उस शिकार को, अगर वो उससे वो 2 गुना या 2.5 गुना भी है तो भी बड़े आराम से वो उसको, वो किसी पेड़ पर सबसे ऊंची डाल पर, सुरक्षित डाल पर ले जा लेते हैं और वहां पर जाकर रख देते हैं। फिर वो उसको जिस तरीके से उचित लगता है उस तरीके से वो अपना आगे 2-3 दिन के अंदर वो हाँ थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके वो। और वापस दूसरी चीज ये भी है कि पैंथर और लेपर्ड, मतलब पैंथर लेपर्ड दोनों एक ही बात है, इसको ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। बोले तो ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। उसका कारण ये है कि जैसे ये शिकार करता है ना, तो ये शिकार से जो इनको नमी मिलती है ना, मॉइस्चर मिलता है ना, उससे ये काम चला लेते हैं। तो ये बिना पानी पिए भी काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। अब जो आम इंसान होता है, मान लो उसके आसपास के एरिया में बहुत सारे ये लेपर्ड पाए जाते हैं, तो किस तरह से वो इनका बचाव कर सकते हैं? मतलब खुद को बचाए कैसे? वो खुद को नहीं पता है कि भाई वन विभाग के नंबर क्या है या कैसे फ़ोन करे। सबसे पहले पैंथर दिखते ही पहले मैं किसको फ़ोन करूं, अगर मैं मेरी बात करके चलूँ तो आप सबसे पहले तो इंटरनेट पर वन विभाग की वेबसाइट है, और उस वेबसाइट से आप जो भी जिस एरिया में आप उपस्थित हो वहाँ के संबंधित वन विभाग के नंबर वहाँ पर उपलब्ध है। आप वहाँ से लेकर वहाँ पे डीएफओ ऑफिस के वगैरह के नंबर रहते हैं, डीएफओ साहब के भी नंबर रहते हैं। उनसे कांटेक्ट करके आपके सामने अगर कोई भी किसी भी तरीके का वन्य जीव आ गया है, आपको जो भी समस्या हो रही है उनको आप सूचित कर सकते हो। वहाँ से होती है त्वरित कार्रवाई भी होती है, आते हैं, जो भी आगे का कार्यक्रम होता है वो देखते हैं। अगर लेपर्ड है, टाइगर है, तो उससे किस तरीके से डील करना है, तो वो आकर आपकी समस्या हल करते हैं। ये बात की प्रक्रिया हुई, मैं तो तुरंत उस समय क्या करना चाहिए? मैं भगूं या क्या करूं? अगर आपके सामने लेपर्ड आ गया है तो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको इधर उधर की सब जो भी गिरी हुई अपनी हिम्मत को उठाना है
और उसको इकट्ठा करना है खुद के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके सामने आप खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, और हो सके तो अपने हाथ खड़े कर दो दोनों। अच्छा। उसका कारण ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी वो जो आइज होती है वो वर्टिकल ओवल होती है, उसकी वजह से हम उसको और एक्स्ट्रा दिखते हैं। लंबे हाथ खड़े कर देंगे तो और उससे ज़्यादा बड़े दिखेंगे। तो अपन एक तो खुद को उसके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग शो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें आई कांटेक्ट नहीं करना है उनसे, और नज़रें उस पर रखनी है, नज़रें भी नहीं हटानी और आई कांटेक्ट भी नहीं करना है। आई कांटेक्ट नहीं करने का रीज़न ये है कि वाइल्ड कैट्स में आई कांटेक्ट का मीन ये है कि आप उसको चैलेंज कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो फाइट के लिए। तो आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है, नज़रें उसके ऊपर रखनी है, और जितना हो सके उतना धीरे धीरे पीछे की तरफ आपको कदम बढ़ाने हैं। मैं भाग नहीं सकता वहां से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंसान, आप ये सोचते हो कि मैं भागकर लेपर्ड से बच जाऊंगा, तो आपकी गलत फहमी है। आप कितना भाग लोगे और कितनी स्पीड से भाग लोगे? 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की तो उसकी स्पीड है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भागने की, वो एक ही बार में 20 से 22 फीट की छलांग मारेगा। और मैं पानी में कूद जाऊं तो? पानी में कूद जाओगे तो भी आप नहीं बच सकते, आपसे अच्छा वो स्विमर है। अगर जिस तरह इंसानों के ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, अगर जानवरों के होते तो शायद लेपर्ड अच्छे लाता। खासे गोल्ड मेडल ला सकता था। और जैसे आपने बताया तो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं? पेड़ में भी क्लाइंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फास्ट क्विकली चढ़ जाते हैं। अपने से 3 गुना 2.5 गुना वजन लेकर चढ़ जाते हैं। तो इंसान का बच पाना मुश्किल है। इंसान कुल मिला के देखा जाए तो बेसिक बात यह है कि मैं वहां पे खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि आप लेपर्ड से ताकत से नहीं जीत सकते हो, आप उससे समझदारी से ही जीत सकते हो। ताकत से आप कोशिश करोगे, लड़कर, भागकर, दौड़कर, चढ़कर, तैरकर, नहीं कर सकते हो। आप अपनी समझदारी बताकर हिम्मत से कर सकते हो, ताकत से नहीं कर सकते हो। आपको खड़े रहना है, धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने हैं। कम से कम अगर आप 200-250 मीटर की दूरी पर आ गए हो और लेपर्ड आपकी आंखों से ओझल हो गया है, तब जाके आप अगर भाग सकते हो तो ठीक है और अपनी पीठ बता सकते हो, वरना उससे पहले आप कोशिश ही ना करें। शायद आप खड़े हो तो आपकी जान बच जाए, पर अगर आपने भागने की कोशिश की तो शायद वो पैनिक सिचुएशन समझ के मिला के अटैक वो कर देगा। भगता हुआ इंसान देख के वो बस पैनिक हो जाता है। पीठ बताने के बाद वो अटैक करने के चांसेस ज्यादा तो रहते लोग हैं। भगते हैं क्यों है फिर? जो खेतों में देख लेते हैं एकदम से जो भग जाते हैं वो? अगर वो तो खेतों में जो भागते हैं करते हैं वो तो एक, अगर वो सिक्योर डिस्टेंस पे होते हैं तो चलो ठीक है। अगर कोई पास में खड़ा हुआ है, एकदम से खड़ा हुआ है, तो वो मूर्खता ही कर रहा है। और आप कभी भी देखना, जैसे वीडियोस भी हमने देखे इंटरनेट वगैरह पे, अगर किसी इंसान ने भागने की कोशिश की है या उसको पीठ बचाने भी की कोशिश की है, तो इंसानों से गिरा हुआ है पर वो एक बार उसके ऊपर सबसे पहले गिरेगा, उसको गिराने की कोशिश करेगा। और कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में जब लेपर्ड फंस जाता है तो वो सेल्फ डिफेंस में अपना अटैक करता है। और दूसरी चीज़ ये कि लेपर्ड इंसानों के मामले में जो एक नियम फॉलो करता है वो ये है कि अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। वो अपने डिफेंस के लिए सबसे पहले अटैक इसके करेगा। अलावा वो और क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। अटैक करके वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बचाने की कोशिश करेगा। वो आपको मारने के हिसाब से, वो आपको जान से मारने के हिसाब से अटैक नहीं करता है। ज्यादातर देखा जाता है वो खाता नहीं है, मारने के बाद भग जाता है। बस यही तो है ना कि अगर उसने किसी इंसान को अटैक में मार भी दिया है तो वो बहुत किसी रेयर केस में हो जाता है या फिर वो गलतफहमी में हो जाता है, पर वो आदमखोर नहीं है। अगर उसने खाया है तो उसके बाद आप उसको आदमखोर कह सकते हो। बाकी ये गलतफहमी में होते हैं और कई बार क्या होता है कि सेल्फ डिफेंस में भी हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक पंजा, उसके नाखून, उसके दांत अपने लिए बहुत हो गए हैं। और इसके बीच अगर वो ऐसी जगह कहीं लग जाए, ऐसी कोई वेंस कट जाए तो इंसान का मरना लाजमी है। तो पर इसमें इल्ज़ाम लेपर्ड पे आ जाता है कि लेपर्ड अटैक में मौत हुई है, पर वो कभी कभी क्या है कि सेल्फ डिफेंस में हो जाती है। अभी जैसे हमारे एरिया में जो हुए हैं अटैक, उसमें काफ़ी इंसानों को सिर्फ उसने गिराया है, सिर्फ बाइक से गिराया है या पैदल चलते हुए को गिराया है। वो उस बीच में उसको नाखून वगैरह कुछ लग गए हैं, पर उसने ऐसा करके अटैक नहीं किया है कि उसको मारना है या उसको खाना है या उसको खुद का आहार समझ के अटैक नहीं किया है। वो सेल्फ डिफेंस में हुए हैं, गलत फहमी में हुए हैं। कई बार क्या होता है कि अब जैसे गाँवों में आपने देखा होगा कि जो रास्ते होते हैं, पगडंडियाँ होते हैं, उनकी गेप बहुत कम होती है,
चौड़ाई बहुत कम चौड़ाई होती है। कम होती है, सकड़ी सकड़ी होती है, ठीक है। और ज्यादातर अभी रिसेंटली हर गांव में उन रोडों के आसपास में गाजर घास वगैरह मक्के वगैरह है अभी। तो इस सीजन में क्या होता है कि जब लेपर्ड जैसे इस रास्ते को उस रास्ते जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि वह चलो उसको पता है यहाँ पे रास्ता है, क्योंकि वो अगर उसका एरिया है तो उसको पता है ये रास्ता है, आम रास्ता है, इंसान भी आते हैं, दूसरे जानवर भी आते हैं, तो वो उसको चलकर नहीं, वो उसको कूद कर क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो उस बीच में ऐसा होता है कि जैसे इधर से कोई बाइक आ गई, उसको गिरा दिया, कर दिया। आपने एक वीडियो देखा होगा, वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ। एक बंदा हाईवे पर साइकिल लेके जा रहा था, इधर से पैंथर आया, पीछे से उसको गिराया, और वो वापस जिस रास्ते से पैंथर आया था उसी रास्ते से चला गया, और वो इंसान भी जिस रास्ते से आ रहा था उधर से घूम के वापस साइकिल लेके चला गया। उसने उसको अटैक नहीं करना था, उसको वो क्रॉस करना था, पर बीच में वो आ गया था। इस तरीके से हादसे हो जाते कभी कभी। तो ढेर सारा नॉलेज आपने ले रखा है पैंथर के बारे में। कितने सालों से आप ये इसका नॉलेज जो है गेन कर रहे हैं? 12 साल हो गए मेरे को। 12 साल का एक्सपीरियंस है आपका? 12 साल का एक्सपीरियंस। तो 12 साल के एक्सपीरियंस वाले इंसान से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आदमखोर है ये या एक मासूम जानवर है, क्या है ये? ये एक्चुअली में मासूम जानवर ही है, ये आदमखोर तो है नहीं है। क्योंकि आदमखोर वाले केसेस में ये होता है भैया कि हर तीसरे दिन वो इंसान को मारेगा। और आदमखोर हो जाने के बाद में ये भी होता है कि उनके ब्रेन सेल्स डेवलप हो जाते हैं, और भी फिर वो चकमा देना सब कुछ करना सीख जाता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वो मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग की मैंने बात की थी, जो रुद्रप्रयाग में ये केस हुआ था 1926 के लगभग, 1919-26। किसने लिखी है किताब? ये जिम कॉर्बेट साहब ने लिखी है। वो भारत के सबसे बड़े और सबसे पहले ऑथर नहीं, शिकारी थे। अच्छा, हंटर, ठीक है। ऑथोराइज। तो उन्होंने खुद के बिहाफ में लिखी है किताब? हाँ, उन्होंने उसका हंटिंग किया था, उसको मारा था, जो वहाँ पर लेपर्ड जो आदमखोर हुआ था उसको। उसने काफी लोगों को वहाँ पर मारा था, कम से कम 100-125 लोगों को उसने, एक पैंथर ने। और उसके टैक्टिक्स और उसकी, तो वो पूरा एरिया जैसे कि वहाँ पर तीर्थ स्थान वगैरह हैं, तो यात्री जत्थे जाते रहते हैं, तो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे यात्री जत्थे जाते थे। तो बीच में एक गांव है, तो वहाँ पर किसी छोटे से मंदिर में यात्री जत्था जा रहा था, देर शाम हो चुकी थी, तो उन्होंने वहाँ के पुजारी से रिक्वेस्ट की थी कि हमको यहाँ पर रुकने दीजिए, और आगे अंधेरा हो चुका है, पैंथर का एरिया है, हमें भी डर लगता है। तो उस पैंथर के डर से पुजारी जी ने उनको मना किया था कि यार मंदिर खुला हुआ है, इतनी यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, तो आप आगे जाइए, वहाँ पे अच्छी तरीके की इमारत है, आप वहाँ पर रुक सकते हो। पर उन लोगों ने बोला कि हमारा आगे जाना अभी सही नहीं है। तो पुजारी जी ने भी उनको दे दी स्वीकृति, तो वो लोग वहाँ पर सोए थे। तो इस बीच में उसी अगले गांव की एक औरत थी, वो भी लेट हो गई थी, तो वो भी उन लोगों के साथ में वहाँ पर सो गई। तो आप मानोगे नहीं कि वो औरत सबसे अंत में सोई थी उस कमरे के, और शुरुआत में वो करीबन 50-60 लोग सो रहे थे। पर रात को वो पैंथर आया और उसी औरत को उठाकर लेकर गया। बीच में 40-50 लोग और सो रहे थे, उनको लेकर नहीं गया था। क्यों ऐसा? अब इसका कारण ये, जो उस टाइम के जो भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये चीज दी थी कि वो लेपर्ड, वहाँ के जो लोग थे ना, उनकी एक जो खुद की जो स्मेल वगैरह होती है ना, उस चीज से वो ज्यादा वो पहचानता था। तो उस कारण बाकी के सारे लोग बाहर के थे। अच्छा, जो लोकल औरत थी उसका शिकार किया, और जो बाहर के लोग थे उनको उसने छोड़ दिया। और वो सबसे अंत में सो रही थी। अगर वो चाहता था तो पहले इंसान को भी उठा के लेके जा सकता था, लास्ट वाले को भी क्यों लेके गया। अब इसी पॉइंट पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जैसे एक चीज आपने कॉमन देखी हो, तो जो मैंने देखी है और मैंने इस पैटर्न को पकड़ा भी है, शायद काफी लोग मेरे इस बात से एग्री ना भी करें, कि ज्यादातर आपने देखा होगा, चाहे वो गोगुंदा हो, राजसमंद हो, या कोई भी एरिया हो, लेपर्ड के अटैक होते हैं ज्यादातर भील कम्युनिटी पे। भील कम्युनिटी पे ये चीज आपने अगर नोटिस की हो तो मेरे को पर्सनली इस बात से संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ, आप नहीं करोगे, किसी जाति विशेष पे लेपर्ड का हमला करना। मैं भी मानता हूँ इस चीज को, पर मैं इस चीज को आपको एक थ्योरी देता हूँ। उस थ्योरी पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेपर्ड को तो पता नहीं कि कौन सी क्या कम्युनिटी है, क्या है, जात पात, रंग, मजहब, धर्म, वो तो ये चीज नहीं समझता है ना। पर अगर अभी जैसे विगत 20 केस हुए ना, उसमें से 17 केस भील कम्युनिटी पर हुए हैं। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि एक चीज आपने नोटिस की होगी, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, या कोई भी कस्बा हो,
बिल्लों के घर हमेशा शहर गांवों से थोड़ा सा अलग होता है, कुछ दूरी पर। और वो थोड़ा सा क्या है कि जंगल वाले सीमांत इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे गांव खत्म होता है और जहाँ से जंगल शुरू होता है। उस स्टेज पर बिल्लों के घर ज़्यादा देखे होंगे आपने कहीं पे भी गांवों में, आपको ये नॉर्मली मिलेगा मेवाड़ क्षेत्र में। अब जहाँ पे गांव खत्म हो रहा है और जहाँ से जंगल शुरू हो रहा है, तो पैंथर के लिए तो सबसे पहले एक तरीके से चेक पोस्ट वही है ना, कस्बे में एंटर करने का चेक पोस्ट वही है। उसके लिए अगर गांव को आना है तो सबसे पहले उसको बिल्लों के घर को क्रॉस करना पड़ेगा, इस कम्युनिटी को क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि ये कम्युनिटी भी पशुपालन पर ज़्यादा आश्रित है, निर्भर है। तो इनके घरों में आपको मवेशी मिल जाएंगे, बकरी है, भेड़ है, गाय है वगैरह है। तो कई बार क्या होता है कि लेपर्ड को वहीं पर उसका आहार भोजन शिकार मिल गया है तो वो आगे जाने की कोशिश करता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो लेपर्ड बकरी को उठाने गया है या भेड़ को उठाने गया है, इस बीच में उस घर का जो भी मुखिया है, सदस्य है, परिजन है, वो बीच बचाव में आते हैं और उस पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए लेपर्ड दूसरे 2-3 जानवर को भी एक्स्ट्रा मार देता है। इंसान वहाँ पर कोई होता है तो उस पर भी अटैक होता है, घायल कर देता है या शायद मृत्यु भी हो जाती है। इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं। अब जैसे राजसमंद में जो तीसरी महिला की मृत्यु हुई थी, वो भीली थी। अच्छा। और वो उस समय बकरी ही चरा रहे थे। तो वो यूं हुआ था कि वो अटैक करने लेपर्ड गया था बकरी पर इस बीच में वो औरत उस बकरी को बचाने के लिए आ गई। आप किसी भी जानवर से अगर उसका भोजन छीनने की कोशिश करोगे तो वो आपको आसानी से नहीं छीनने देगा। वो सबसे पहले आपको पहले फेस करेगा, उसके बाद वापस उस डायरेक्शन में जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी कुत्ते को एक रोटी डालो या बिस्किट डालो और वापस उससे छीनने की कोशिश करो, आप नहीं छीन पाओगे, वो आपसे लड़ेगा। पर आपको कैसे पता कि वो औरत बीच में आई उसको बचाने, क्योंकि उस समय आप वहाँ मौजूद नहीं थे? मैं पूरे संपूर्ण दावे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपका निजी दावा है, कुल मिला ये के मेरा निजी दावा है, मेरी रिसर्च पे मैं कह सकता हूँ, अगर वो औरत बीच में नहीं आती तो उसको उसी से काम था, बकरी से वो लेकर चला जाता। और दूसरा, मैं ये दावा इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो आप जो कह रहे हो कि भाई आपको कैसे पता, तो मैं इस चीज़ को इस दावे पर कह रहा हूँ कि दूसरा कारण यही होता कि वो आदमखोर है, यही होता ना। और तीसरी बात ये है कि अगर वो आदमखोर होता तो हर तीसरे दिन इंसान मरता, गांव के गांव खाली हो जाते। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना भैया, केस हुए हैं पर एक अंतराल में हुए हैं। पिछले 8 से 10 दिनों में 6 महिलाओं की मौत हुई है उदयपुर और खाली राजसमंद में। हाँ, अभी की रिसेंट न्यूज बता रहा पर हूं। इसमें ये चीज है कि राजसमंद में जो 3 लोगों की मौत हुई है वो डिस्टेंस में हुई है, गैप में हुई है। उदयपुर में लगातार हो रहे हैं, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ दावे के साथ में कि वो आदमखोर है या नहीं है। उसके भी मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वो आदमखोर है या नहीं। उससे पहले कोई घोषित नहीं कर सकता, कोई ना तो अखबार वाला घोषित कर सकता है, ना कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर घोषित कर सकता है, ना ही कोई चैनल वाला प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रिक मीडिया कर सकता है। आप उसकी रिपोर्ट्स आने दो, मेडिकल जांच होने दो, उसका डीएनए टेस्ट होने दो, उसके बाद में वन विभाग, वहाँ का जो भी संबंधित वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, डीएफओ है, वो उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाकर आते हैं। वो रिपोर्ट अगर आपके पास में आ जाती है, उसके बाद आप उसको घोषित करो तो बात अलग है। राजसमंद में जो केस हुए हैं वो उदयपुर के केस से बिल्कुल अलग है। राजसमंद में केस हुए गैप में हुए हैं, तीनों का कारण है और उनके पीछे थ्योरी है कि वो कारण क्या है, किस वजह से मरे हैं। और उसमें भी इंसान की गलती है, आप उसकी टेरिटरी में जाकर उसके समय में आप बैठ रहे हो तो ये तो आपकी गलती है ना भैया। अगर आप मान के चलो कि उसकी गलती तब होती जब वो आपके घर के पास आ जाता, घर के बाहर आकर आपको मारता, तो आप मानते कि हाँ पैंथर आदमखोर है, इनसे इसने इंसान को मार दिया। इंसान 10 बजे 11 बजे उसकी टेरिटरी में जाकर अगर बैठेगा तो कहाँ फिर जाए वो इंसान, कहाँ कहाँ जाए, तो लेपर्ड कहाँ जाएगा। ये भी ठीक बात है। आज अगर मैं जबरदस्ती आपके घर में कोशिश करूं घुसने की रात को 11 बजे और आकर इसी तरह चेयर पे आकर बैठ जाऊं, ना आपसे पूछूं ना कुछ है, और इस तरीके से प्रदर्शित करूं कि ये आपका घर नहीं मेरा घर है, तो आप क्या करोगे? बचाव करूंगा, और बचाव के लिए जो भी जायज होगा वो सब करूंगा। वो सब करोगे ना, और शायद तक सेल्फ डिफेंस में उससे ज्यादा भी कुछ कर सकते हो आप।
क्योंकि घर में घुसने के बाद तो इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार आ जाता है सेल्फ डिफेंस। फॉरेन में तो आप किसी को बिना पूछे उसके घर में एंटर कर दे हो तो आप गोली मार सकता है सामने वाला, इतना हक है उसको। तो फिर यहाँ पे भी तो लेपर्ड यही कर रहा है ना। वो आपके घर में नहीं आ रहा रात को, आप जा रहे हो उसके घर में, तब जाके उसने इंसान को मारा है। बाकी ऐसे काफ़ी इंसान है जो वहाँ पे माइनिंग एरिया है, डे नाइट काम चलता है। अगर वो आदमखोर होता तो वो तो वैसे ही मारता ना वहाँ पे लोगों को। वहाँ पे हमारे एरिया की, राजसमंद की और राजस्थान की सबसे बड़ी माइंस है वहाँ पे, सबसे बड़ी। इतने लोग वहाँ पर काम करते हैं, कभी हमले नहीं होते उन कभी पे? हमले नहीं हुए उन पे। अगर वो आदमखोर होता तो। आप कारण कोई समझना नहीं चाहता है, और इसमें सबसे बड़ी गलती है मीडिया की। मीडिया जैसा प्रदर्शित कर रही है वैसा लोग समझ रहे हैं। अगर मीडिया वहां पर अगर समझाने की कोशिश करती, क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप मीडिया के तौर पे? उनको क्या आप राय देना चाहेंगे कि आप किस तरह से उनको प्रदर्शित करें? मैं तो सबसे पहले हाथ जोड़कर ही विनती करूंगा मीडिया वालों से कि जानकारी के अभाव में किसी भी तरीके की कोई खबर ना चलाए। अगर जब तक आपको, क्योंकि एक कहावत हम बचपन से सुनते आए हैं कि अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। अगर क्योंकि आम लोगों को तो पता ही नहीं है। 99% लोग तो अपने पूरे जीवन में भी इस जानवर को नहीं देख पाते होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं देख पाते, ये बात सच है। तो मीडिया वालों ने भी नहीं देखा होगा, और अगर देखा है सब कुछ सूत्रों से पता लगता है सूत्रों से उनको पता लगा। अब सूत्रों से तो उन्होंने आदमखोर बता दिया, सूत्रों से नरबख्शी बता दिया। अब एक दिन ऐसा भी कुछ सूत्र आएगा, वो कह देंगे कि यहाँ पे तो ये खून बह रहा है। तो किस तरह से उनको पोर्ट्रे करना चाहिए मीडिया वालों को आपके हिसाब से? मीडिया वालों को सबसे पहले तो उसको सीरियल किलर बताना बंद करो आप। वो कोई सीरियल किलर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। आप उसके घर में घुसे हो, उसके घर को तोड़ा है, उसको बेघर किया है, उसका खाना छीना है, तब जाकर उसने इंसानों पर हमला किया है। ऑफ स्क्रीन हम एक गांव की बात कर रहे थे जिसमें आपने बताया था कि पिछले इतने सालों में वहां पे हमले नहीं हो रहा है। का समाज की कुछ बात? हाँ, अब जैसे अगर आप हमारे एरिया की बात करो, यहाँ पे 3 हमले हुए हैं, 3 इंसान मरे हैं, ठीक है। उस एरिया को भी छोड़ दो। अब जैसे कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पे इंसान नहीं मरा है, मवेशी मरा है, ठीक है। जैसे बकरी मरी है, गाय मरी है, तो वहाँ के लोगों ने उग्र आंदोलन जैसे काम किए हैं, ज्ञापन दिया है, माहौल बनाया है, वन विभाग को भी उन्होंने लताड़ा है, सब कुछ किया है, क्योंकि उनके मवेशी मरे हैं, उनका जीवन यापन उन पर निर्भर है। दुख होता है, ये बात सही है, हमारे भी सांत्वना उनके साथ में है। पर एक चीज आपने सुनी होगी कि जो देवासी समाज होती है, आपने पता हो राई का देवासी, उनका तो सारा जीवन ही पशुपालन पर ही निर्भर करता है। ज्यादातर लोगों मुख्य लोगों का। और वापस उनके पशु भी इतने होते हैं कि उनको लेकर वो 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। हाँ, उनके कितने भी बिजनेस चल रहे हो लेकिन गांव नहीं छोड़ते हैं। गांव में जो मवेशी है उनका पालन कभी नहीं छोड़ते हैं। कोई ना कोई मेंबर उनके गांव में जरूर रहता है। तो अगर हमको अगर सीख लेनी हो ना, तो मैं आपको 2 समाज के बारे में बताता हूँ। एक तो ये जो देवासी राई का समाज, जवाई की बात करें तो जवाई में सबसे ज्यादा, अभी राजस्थान में अपने एरिया में सबसे ज्यादा लेपर्ड वहीं पर है। अच्छी लेपर्ड साइटिंग होती है वहाँ पर, लेपर्ड सफारी भी होती है। बहुत अच्छा एरिया है लेपर्ड के लिए भी, इंसानों के लिए भी। और वहाँ पर सबसे बाहुल्य संख्या राई का देवासी समाज की है। वहाँ पर देवासी समाज के किसी भी पशु को अगर लेपर्ड द्वारा मारा जाता है या उठाया जाता है, तो वो राई का देवासी लोग जो है वो कहीं पर ज्ञापन देने नहीं जाते हैं, या कहीं पर शिकायत करने नहीं जाते, या कहीं पर मुआवजा मांगने नहीं जाते हैं। वो सीधा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर जो देवी देवताओं के मंदिर है, ये हमने उनको समर्पित किया है, और ये हमारा कहीं पर बाकी था तो वो स्वयं यहाँ पर इसको भेजा है लेने के लिए। आप ये सोच लो कि जिस एरिया में सबसे ज्यादा लेपर्ड है, जिस एरिया में सबसे ज्यादा मवेशी है, जिस एरिया में बहुत कम डिस्टेंस में लोग और लेपर्ड्स रह रहे हैं, बहुत कम डिस्टेंस में, हमारे यहाँ पर तो काफी दूर है, उनके यहाँ पर छत पे घर के बाहर से आराम से लेपर्ड दिखते हैं, बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी लेंस के वगैरह के। वहाँ पर लास्ट हमला जो किसी व्यक्ति पर हुआ है, वो आप अंदाजा लगा सकते हो कब हुआ? आज से 165 साल पहले। इन 165 सालों में कभी वापस कोई दोबारा कोई हमला ही नहीं हुआ है वापस किसी भी इंसान पर। 165 साल पहले इंसान पर हमला हुआ है, जबकि वहां पर लेपर्ड सबसे कम डिस्टेंस में लोगों के साथ में रह रहे और सबसे ज्यादा संख्या में रह रहे हैं। ये चीज हमको उनसे सीखनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एक आपने सुना होगा, गिर गाय का नाम तो सुना है ना, बहुत फेमस गाय है, नस्ल है गिर।
गाय की, उसको जो पालते हैं वो है मालधारी समाज, गुजरात में पाए गुजरात जाते हैं में जो पाई उनके। जाती है। और उस एरिया में है लोयंस। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह, एशिया में सिर्फ एक ही जगह लोयंस पाए जाते हैं, एशियाटिक लोयन, वो सिर्फ गिर गुजरात में पाए जाते हैं। वहाँ के मालधारी समाज का भी पूरा निर्भर गायों की नस्ल को और गायों का व्यापार में उनका पालन करने में इसी पर निर्भर है। पर वहाँ पर भी अगर किसी लोयन द्वारा, शेर द्वारा गायों का अगर शिकार किया जाता है तो उनका ये कहना है कि हम इस जंगल में रह रहे हैं, उनके बीच रह रहे हैं, यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो एक तरीके से हमने अपना टैक्स पे किया है, हमने कर दिया है उनको, क्योंकि जंगल तो उनका है, घर उनका, उनके घर में हम रह रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं रह रहे हैं, तो हमको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। जैसे आप भी करते होंगे इनकम टैक्स वगैरह पे भारत सरकार को, आप भारत में रह रहे हो, यहाँ से कमा रहे हो, यहाँ से खा रहे हो, तो इसके बदले में आपको देना ही पड़ता है ना, किसी ना किसी रूप में। टोल पे, कहीं पे खाना गए, रेस्टोरेंट में, कपड़े खरीदे, कहीं पे भी मोबाइल लिया वगैरह में, तो वो लोग भी वहाँ पे उसी जंगल में उनके पशुओं को खिला रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, वहाँ की वनस्पति को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की घास खा रहे हैं, और उस जंगल के बीच में रह रहे हैं। तो जंगल तो टाइगर्स का है ना, लॉयंस का है, और वो रह रहे हैं, और इस बीच अगर वो किसी गाय को मार देते हैं तो उनका यही मानना है कि हमने हमारा सिर्फ टैक्स पे किया है। अगर इस तरीके की सोच हर जगह आ जाए ना, तो वैसे ही स्वतः ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लग जाएगा। पर ये तो अफवाहों का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया लोगों ने, बिल्कुल उस पे वो लोग विश्वास कर देते हैं। तो आम लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, जो आम गांव के लोग हैं बेचारे, जो समझते नहीं है और सोशल मीडिया से इंस्पायर होके वो एक मासूम जानवर को आदमखोर मानने लगते हैं, उनको क्या आप बात कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? सबसे पहली बात तो ये कि वो कोई आदमखोर नहीं है। दूसरी चीज ये कि आपको ये जो गलतफहमी है कि शेर, टाइगर, लेपर्ड, चीता सामने आ गया तो वो हमको खाएगा ही खाएगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो आपको खाने के लिए नहीं आया है। यहाँ तक कि जो रिसर्च वगैरह भी लेपर्ड्स पे, टाइगर्स पे हुई है, उसमें 90% ये बिग कैट्स इंसान को अवॉइड करते हैं, उनको आप बिल्कुल पसंद भी नहीं हो और वो आपको अपना भोजन समझते भी नहीं हैं। पर अगर इंसान खुद को स्वतः ही उसका शिकार समझने लग जाए तो ये गलत बात है, और इस बीच में अपने अंदर एक तरीके की द्वेष भावना पैदा कर दे उसके लिए, तो ये गलत बात है। अब जैसे कोई मेल यंग स्ट्रॉन्ग लेपर्ड सामने आ जाए तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, डर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा ऐसा। पर मान के चलो इस तरीके की अगर वो द्वेष भावना अपने अंदर रखता है और किसी लेपर्ड का कोई बच्चा किसी जगह खो गया हो या इधर उधर हो जाए, अपनी माँ से बिछड़ जाए, इस बीच में अगर ऐसे द्वेष भावना वाले इंसानों के सामने आ जाए तो वो लोग तो उसको द्वेष भावना के अंदर मार डालेंगे ना। सबसे पहले तो हमको उनके प्रति सहानुभूति रखना सीखना होगा। दूसरी चीज ये कि लोगों को ये लगता है कि इनका क्या काम है, मैंने ये बहुत से कमेंट्स पढ़ रखे हैं, इनका यहाँ पे हमारे मेवाड़ में क्या काम है, उदयपुर में क्या काम है, राजसमंद में क्या काम है, इनको उधर छोड़ के आ जाओ, अफ्रीका में छोड़ के आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में छोड़ के आ जाओ। इन लोगों ने या तो शायद तक विज्ञान को नहीं पढ़ा है या पर्यावरण को नहीं पढ़ा है कि ये सब इन्वायरमेंट सर्कल पे चलता है, सब लोग एक दूसरे पर निर्भर है और सबकी यहाँ पर अपना अपना महत्व है, सबके अस्तित्व का महत्व है। आज अगर जैसे कि ये जो शिकारी जानवर होते हैं, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, जो भी कार्निवोरस होते हैं, अगर इनको सबको आप मार दो या जला डालो या छोड़ के आ जाओ कहीं पे भी, तो यहाँ पे जो भी हर्बीवोरस है उनकी संख्या को कौन नियंत्रण में रखेगा। आज यहाँ पर अल्प मात्रा में नील गाय हैं हमारे एरिया में, वो अगर किसी खेत में एक कुनबा घुस जाता है तो रातों रात आपके कुनबे को वो समाप्त कर देते हैं, उस पूरे खेत को साफ कर देते हैं वो। और मान के चलोगे अगर उनको नियंत्रण रखने वाले ऐसे कार्निवोरस जानवर, मांसाहारी जानवर रहे ही नहीं तो उनकी संख्या कितनी बढ़ेगी। और उनका तो प्रजनन रेशियो इनसे काफी अच्छा है, इनका सर्वाइवल रेशियो इनसे काफी अच्छा है। ये तो 4 पैदा होते हैं तो 2 ही बच पाते हैं, और अगर वो 2 पैदा हुए तो वो दोनों ही बचेंगे। तो उनको ये नियंत्रण में रखते हैं, तो उनको ये नियंत्रण में रखते हैं ना। आज अगर ये नियंत्रण में नहीं रखेंगे, नीलगाय बढ़ जाएगी, हिरण बढ़ जाएंगे,
चीतल बढ़ जाएंगी, सांभर बढ़ जाएंगे, दूसरे और भी जो है हर्बीवोरस शाकाहारी जानवर वो बढ़ते ही जाएंगे। आज लेपर्ड के आपके कस्बे में घुसने पर, गांव पे घुसने पर आपको इतनी तकलीफ हो रही, जबकि वो तो एक है और उसने इतना भी कुछ गलत नहीं किया है। और मान के चलो कि लेपर्ड की जगह नील गाय के, हिरण के 100 50 के झुंड एक साथ में आपके गांव में घुसेंगे, तब आप क्या करोगे? उस समय आप किसको शिकायत देने जाओगे? आप उस टाइम भी इंसान तो शिकायत ही करेगा, सोचने वाला विषय है वैसे ये। इंसान तो हमेशा शिकायत ही करेगा। आज अगर आप लेपर्ड की उपस्थिति पे शिकायत कर रहे हो, लेपर्ड को हटा दो, वो आएंगे। 2 साल रुको, 2.5 साल रुको, 3 साल रुको, वो आएंगे। 100% श्योरिटी की बात है, इसमें तो कोई दो राय है भी नहीं है। और एक बात जो मैं अपनी कहता हूं कि अगर जैसे हमने बात की शुरू से लेपर्ड की, टाइगर की, लॉयन की, पर आपको आज मैं बताता हूं कि अगर सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक, सबसे हैवान और निर्दयी कोई जानवर है तो वो है इंसान। उससे बड़ा कोई निर्दयी जानवर नहीं हो सकता है। लेपर्ड भी नहीं है, टाइगर भी नहीं है, लॉयन भी नहीं है। अब जैसे लोग कहते हैं कि टाइगर्स बढ़ गए हैं, लेपर्ड्स बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ पर बात होती है कि लेपर्ड्स बढ़ गए, लेपर्ड्स बढ़ गए। लेपर्ड्स नहीं बढ़े हैं, लेपर्ड्स उतने ही हैं, बस उनके घर तोड़ दिए गए हैं, उनके घर छोटे हो गए हैं, उनका भोजन खत्म हो गया है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो नज़र आ रहे हैं। बाकी वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने आप को, खुद को सीमा में कैसे रखना है उनको पता है। वो इससे पहले कभी नहीं आते थे, इससे पहले आते थे, आज आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं, पहले तो नहीं आते थे ना। आज से 100 साल पहले 1900 के लगभग हिंदुस्तान में 1 लाख से ऊपर बाघ थे, टाइगर्स। 2009 में एक ऐसा समय आया कि जब वो 1114 रह गए थे। क्या कारण है इनकी विलुप्ति का? विलुप्ति का कारण यही है कि इंसान, सही बात। हंटिंग होती थी, ट्रॉफी हंटिंग, राजा महाराजा, अंग्रेजों ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था। और उसके बाद में इनकी तादाद बढ़ करती गई, 1100 पर आ गए। उसके बाद तो ये भारत सरकार का, कुछ संगठनों का, NTCA का धन्यवाद है कि इन्होंने इस पर ध्यान दिया। और सबसे पहले हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, इंदिरा गांधी, उन्होंने टाइगर रिजर्व बनाया था 1972 में। उसके बाद में इसके रिजर्व की और संरक्षण की बातें चली थी और तब से काम किया जा रहा है। तब जाके ये अब 3-4 हज़ार रुपये में 3-4 हज़ार हुए हैं टाइगर्स हिंदुस्तान में। और वापस ये भी है कि 75% टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं, बाकी दूसरे देशों में तो है भी नहीं है टाइगर्स, थोड़े खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने कोई संरक्षण ही नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। आज हमको करोड़ों रुपए लगाकर 15 सालों तक मेहनत करने के बाद चीता को लाना पड़ा 2022 में। 15 सालों तक ये पूरा मामला NTCA, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार के बीच ही घूमता गया और लास्ट में जाकर 2022 में वो बाहर से हमको चीता लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? 1952 से पहले हमारे यहाँ पे बहुत चीता थे, कोई कमी नहीं थी हमारे यहाँ पर चीता की। यहाँ तक कि राजा महाराजा चीताओं को पाल कर रखते थे, अपने शिकार में यूज करते थे। किसी हिरन का शिकार करना होता था तो चीता को छोड़ देते थे, वो पहले ही पकड़ के मार देता था उसको। पर शिकार के चक्कर में उसी शिकार को मार दिया इन्होंने। 1952 में विलुप्त हो गया। उसके बाद हमको करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बाहर से लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? ऐसे ही अगर हम पैंथर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, लेपर्ड्स के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी इनको वीडियोस, फोटोज और किताबों में ही देख पाएगी। क्या लगता है भविष्य में इनका क्या रहेगा? ये रहेंगे, बचेंगे, नहीं बचेंगे? सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इनको बचाना भी है या इनका संरक्षण। इतनी देर जो हमने बातचीत करी ये इंसान बचाने की थी, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो चीते हैं, तेंदुए, उनको किस तरह से बचाव किया जाए, उनके लिए क्या ऐसे नियम कानून लाने चाहिए। क्योंकि देखो, बातें सब करते हैं, लेकिन किसी के पास उपाय है तो आप आगे आइए। जैसे आप आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया। किसी के पास समय नहीं इतने इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने का। और ये आपका भी धन्यवाद है कि आपने इस बात को सामने लाया। हम तो माध्यम है सर, देखिए हमारा काम है, हम माध्यम है, लेकिन आपने जो हिम्मत करी है ये सराहनीय है। हम ये चाहते हैं कि सरकारी जो लोग हैं, जो वन विभाग है,
उनको आप अपनी तरफ से क्या उपाय बताना चाहेंगे? और अगर वन विभाग सुन रहा है तो इनके बारे में विचार करें और ऐसी कोई योजनाएं लाए जिनसे इनका बचाव के उपाय लाए जा सकें। किस तरह से इनकी टेरिटरी बनाई जाए, किस तरह से इंसानों से इनकी दूरी तय की जाए, कौन से ऐसे एरियाज है जिनको रिजर्व किया जाए कि भाई ये जो एरिया है पर्टिकुलर, यहाँ पे ये जानवर ही बसेंगे, कोई अदर इंसान नहीं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास क्या क्या उपाय है जो आप रखिए एक बार। अब जैसे आपने ये बात बोली, सबसे पहले तो वन विभाग को एक काम करना चाहिए कि मीडिया पर स्ट्रिक्टली उनको रोक लगानी चाहिए कुछ मामलों में कि आप अफवाहों पर रोक लगानी चाहिए। मेन तो अफवाहें जो फैल रही है, और आप इस तरीके की कोई खबर नहीं छाप सकते हो बिना किसी जानकारी के वगैरह के, ताकि लोगों में कोई गलत छवि ना बने। क्योंकि आम इंसान ही बदलाव लाएगा। संगठन भी तब तक चलता है जब तक संगठन में संख्या बल हो। संगठन में अगर 2 लोग हो गए तो संगठन नहीं चलेगा कोई भी। सरकार भी तब चलती है जब इतने मंत्री हो। अकेले प्रधानमंत्री साहब पूरा देश नहीं चला सकते हैं। उसी तरह कोई बदलाव आएगा तो लोग ही ला सकते हैं, कोई एक इंसान नहीं ला सकता। तो वन विभाग सबसे पहले तो छवि बिगाड़ जो मीडिया बिगाड़ रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जब तक आपको कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं हो तब तक आप किसी प्रकार की कोई ये खबर ना छापे। दूसरी चीज ये है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए। जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए। जैसे कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा, जैसे किसी एरिया में लेपर्ड्स की तादाद ज़्यादा है, उनका वहाँ पर आवागमन ज़्यादा है, तो एक तो वहाँ पर लोकल्स के बीच में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण देना चाहिए। उनके लेपर्ड्स के बारे में, उनका नेचर, बिहेवियर, हर तरीके की आदतें लोगों को बतानी चाहिए कि अगर वो सामने आ जाए तो किस तरीके से हमें बिहेव करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा। इस तरीके की जागरूकता लानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो शिक्षा पद्धति है इसमें अगर वो पर्टिकुलर कोई एरिया है तो उसमें हर हफ्ते एक सत्र चलना चाहिए जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाए। स्कूल में इस तरह की शिक्षाएं इस तरीके देनी की चाहिए। हाँ, जो पर्टिकुलर वो एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया के जो स्कूल है वहाँ पे तो आप हर हफ्ते क्योंकि सिखा आने वाले समय में हम उसी पीढ़ी को ये सौंप देंगे सारे जंगल। बिल्कुल सही बात वो है। उनको किस तरह से उनको यूज करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। अगर आज हम उनको ज्ञान नहीं देंगे तो बिल्कुल कल को वो भी वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं इतने सालों से। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे स्कूल में भी अगर प्रशिक्षण का काम दिया जाए, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ पे लेपर्ड की मात्रा ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है, वहाँ की स्कूलों में अगर बच्चों को सिखाया जाए उनके बारे में नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, उनके टैक्टिक्स, उनकी हंटिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ बताई जाए, और जब वो सामने आ जाए तो हमें किस तरीके से बिहेव करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मन के अंदर उसके लिए हीन भावना, द्वेष भावना नहीं बनानी। और ये काम बच्चों का टीचर ही कर सकते हैं। अगर बच्चे को आप शुरू से जिस तरीके से, जिस दिशा में चलाओगे उसी तरीके से उसकी और अगर मानसिकता। टीचरों में ही जानकारी का अभाव हो तो एक समस्या पैदा हो जाती है। तो वन विभाग को सर्वप्रथम उन टीचरों को ये आदेश जारी करना चाहिए कि आप ये जानकारी खुद ग्रहण करें, उसके बाद अपने जो बच्चे हैं उनको ये इन जानकारी में सम्मिलित करें, बिल्कुल, ताकि इन चीज़ों को स्प्रेड किया जा सके, लोगों में बढ़ावा दिया जा सके, और लोग जो आने वाली पीढ़ी है इस चीज़ को समझ के, इसको जो है समझ के अप्लाई करे अपनी असली जिंदगी में। बिल्कुल। और धरातल पर काम करके इनके लिए कुछ छोटा सा एक करे, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं। अगर जानवरों से, नेचर से हम दोस्ती नहीं रखेंगे तो हम यहाँ पे इंसान होने लायक नहीं है। हम जानवर है, फिर तो वो इंसान हो गए। कोई दो राय नहीं इस बात में। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हो कि टीचर्स के पास ही जानकारी नहीं हो, तो आपको हफ्ते में एक सत्र करना है। उसके लिए तो आप संबंधित वन विभाग से वनपाल को, वन रक्षक को, फॉरेस्ट गार्ड जिनको हम बोलते हैं, कोई मना नहीं करेगा, तो वो आकर आपको वहाँ की जानकारी दे सकते हैं। एक घंटे का ही समय लगेगा ना, और इससे बच्चों को तो जानकारी होगी और उनके साथ वहाँ के टीचर्स को भी होगी, आम लोगों को भी होगी। पंचायतों में चौपालें तो होती है, रात्रि चौपाल होती है जो ग्राम पंचायत द्वारा होती है, जिला प्रशासन द्वारा होती है। उसमें अगर एक आप 20 मिनट का सेशन इस नाम पे कर दोगे तो कहाँ कोई भूचाल आ जाएगा। जिस तरह के प्रचार चुनावों में किए जाते हैं 10% वाला प्रचार भी अगर इनका कर दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ इनकी प्रजाति बच गई। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अगर इस तरीके से प्रशिक्षण, जागरूकता फैलाई जाती है तो काफी सुधार हो सकता है स्थितियों में, और लोगों की मानसिकता भी बदल सकती है इसको लेकर। जो ये लेपर्ड है, इनके हमलों में जो वृद्धि हुई है,
क्या उनका कारण प्राकृतिक जानवरों का अभाव हो सकता है कि वो जानवरों की कमी होने लग गई है अब जैसे जंगलों में देखा जाता है हिरण वगैरह ये सब जितने भी जानवर हैं इनकी कमी होने की वजह से क्या ये शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है इसका? बिल्कुल बिल्कुल भैया, अगर देखा जाए तो आपने ये जो सवाल किया है ना, ये सवाल का जो कारण है ना, वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। जो आप कह रहे हो ना, प्राकृतिक शिकार की कमी, ये बहुत बड़ा गहरा सवाल है। इसका कारण क्या है और इस कारण को जन्म देने वाले कौन है? हम इंसान ही हैं। अब जैसे हमारे जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको भी पता है कि उपयुक्त मात्रा में हिरण, चीतल, सांबर, एंटीलोप वगैरह, पार्किंग डियर वगैरह यहाँ पर नहीं है। आपको भी पता है। चित्ता दूसरे जैसे रणथंभौर चले गए, अभी हम सरिस्का चले गए, इस तरीके के एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर है, मुकुंदरा हिल्स में है, पर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, छोटे जानवर है, तीतर हो गए, मोर हो गए, जंगली सुअर हो गए, या उनके अलावा सियार, लोमड़ी हो गए, या फिर लकड़बग्गे वगैरह, इस तरीके के छोटे जानवर है, खरगोश हो गए। ठीक है, अब इन्हीं पर वो लेपर्ड यहाँ पर निर्भर है। पर दूसरी चीज ये है कि इंसान की हैवानियत इस कदर बढ़ चुकी है कि अपने जुबान के स्वाद के लिए इंसान इनके भोजन को भी छीन कर ले आता है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं मतलब ऐसी बता तो नहीं सकता हूँ किसी का पर्टिकुलर वगैरह नाम लेकर, पर मैंने देखे हैं ऐसे इंसान जो मोर का शिकार करके मोर को खाना पसंद करते हैं, अच्छा, जो खरगोश को खाना पसंद करते हैं, जो जंगली सुअर को खाना पसंद करते हैं, जो तीतर को खाना पसंद करते हैं। सुना ही होगा काफी लोगों ने। एक तो वैसे ही प्रकृति ने उनको यहाँ पर सीमित जानवर, भोजन, आहार उपलब्ध कराया है, उस पर भी इंसान अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, उसको छीनने की कोशिश करता है, उसको खाने की कोशिश करता है। तो अब बताइए आप कि इसमें इंसान जानवर हुआ कि नहीं हुआ सबसे बड़ा है? और फिर उसके बाद में वही इंसान ये भी शिकायत करता है कि ये पैंथर, लेपर्ड्स, ऐसे जंगली जानवर हमारे घरों के आसपास आ रहे हैं, हम पर हमला कर रहे हैं, हमारी बस्तियों में घुस रहे हैं, हमारे मवेशियों को उठाकर ले जा रहे हैं। जब आप उसका भोजन छीन कर लेकर आए थे तब आपको ये बात समझ में नहीं आई थी कि आज मैं इसका भोजन उठा कर लेकर आया हूं तो कल ये शायद मेरे को भी उठा कर ले जा सकता है। शुरुआत तो आपने की, उसको विवश किया, मजबूर किया उस स्थिति में लाने के लिए। वो जंगल में व्यवस्थित उसका जीवन यापन कर रहा था, उपयुक्त और सीमित मात्रा में उसके पास वहां पर भोजन आहार था, खरगोश के रूप में, तीतर के रूप में, मोर के रूप में, जंगली सुअर के रूप में, या और भी अदर छोटे बड़े जानवरों के रूप में, सियार, लोमड़ी वगैरह, लकड़बग्गा, सबके लिए। इसमें से 8 जानवरों में से तो 5 इंसान उठा के लेके आ जाता खुद के जुबान के स्वाद के लिए, खुद के उस चटोकपन के लिए। ऐसे भी निर्दयी जानवर है कि आप, ऐसे भी निर्दयी इंसान है जिनको आप जानवरों वाली संज्ञा ही दो। मेरे मुंह से अभी जानवर निकल रहा है तो वैसे इंसान कहना भी, अब ऐसे इंसानों को इंसान कहना भी सही नहीं है। अगर उनमें थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती। आज किस चीज की कमी है इंसान को खाने के लिए? वनस्पति में ले लो, आप सब्जियों में ले लो, आप किसी भी अनाज में ले लो, जो मक्का, बाजरा, गेहूं, सब्जी, हरी सब्जी सब मिल रही हैं। उसके बाद में हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज हर गली, मोहल्ले, नुक्कड़ पर एक रेस्टोरेंट या स्टॉल मिल जाता है आपको। आपको अगर मुंह का स्वाद ही लेना है तो आप वहां पर जाकर लो ना। शाकाहारी भी बहुत सी चीजें हैं अच्छी। और उसके बाद में भी बाजार में मीट और मटन बिकता है, पर वो किन जानवरों को बिकता है आपको भी पता है। वो बकरे का, इनका क्या नाम है, मुर्गे का चिकन वगैरह, ये चीजें बिकती है क्योंकि वो बहुतायत में है और उसको सरकार ने भी वैध घोषित कर रखा है इसलिए। पर दूसरी ओर जो जानवर वैसे ही इंडेंजर्ड है, जो वल्नरेबल है, जिनकी स्पीसीज खतरे पर आकर खड़ी हुई है, तो भी इंसान को वही जानवर चाहिए खाने के लिए। जैसे तीतर हो गया, तीतर आपको पहले जितने दिखेंगे भी नहीं अब।
आपको मोर भी नहीं दिखेंगे, विलुप्त होती जा रही है इनकी विलुप्त होती प्रजातियां। जा रही है। आज से 10 साल पहले आसानी से मोर सावन के महीने में या इस बारिश के सीजन में हमें दिखते थे, बहुत सारे दिखते थे, आज नहीं दिखते। आज आप ये चीज नोटिस करना, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हमने प्रकृति से कितना लिया है। अभी जो समय चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, इस समय हमारे जो वेदों में, पुराणों में ये चीज कही गई है कि जो हमारे पितृपक्ष होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनको भोजन कराया जाता है, खीर का, किसी भी का, और उसको कौवे के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाता है। ये चीज आपने भी सुनी है। अब आप मेरे को ये बताओ, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आप एक कटोरी रखोगे, 10 कौवे आ जाते हैं। आप कटोरी रखो, आपको कौवे देखने को नहीं मिलेंगे बाजार में। हाँ, छतों पिछले पे कई सालों में कौवों का अभाव है। अभाव हो गया, दिखेंगे ही नहीं, आपको मिलेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, है वो बहुत कम रह गए हैं। क्या कारण है? हम ही तो हैं। क्यों? आज 5G आ गया है, 6G भी आएगा, 4G आ गया है, पर ये सब आए हैं, अब इनके टावर लगे हैं। ये जो इनसे जो ये हार्मफुल रेस निकलती है, ये रेडियो एक्टिव रेस, तरंगे जो निकलती है, इनका पशु पक्षियों के जीवन पर कितना बुरा असर पड़ता है, ये तो आपको भी पता है ना। बिल्कुल। आज इंसान ने आधुनिकीकरण पर सिर्फ और सिर्फ अपने विनाश के नए नए आयाम लिखना ही शुरू किया है। आज नहीं पता चलेगा, थोड़ा समय के बाद पता चलेगा, जब इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे ना। और जब प्रकृति रूठती है तो प्रकृति किस रूप में आपसे वापस सूद और ब्याज लेती है, ये भी आपको पता है। कोविड के रूप में हमने देख चुका है। दूसरा ये जो बिपरजॉय साइक्लोन वो आया था, उसके बाद में अब स्ट्रॉम, बाढ़ आना, ये तो नॉर्मल हो गया। मौसमों में लगातार बदलाव होता, अनियमित बारिश होती है, भूकंप। अगर बारिश हो रही है तो इतनी होगी कि बिल्कुल पानी पानी कर देगी, नहीं होगी तो बिल्कुल ही नहीं होगी। और ऐसे एरिया में होने लगी जहाँ पहले कभी नहीं होती थी, और जहाँ पहले इतनी होती थी आज वहाँ पे सूखा हो गया है। किसकी वजह से हुआ है? हमने तो किया है सब कुछ। आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन परत पे छेद बढ़ता जा रहा है। आज से 15 साल पहले कैंसर के मरीज का सुनना बहुत ही रेयर माना जाता था। कैंसर हमारे लिए, कैंसर बहुत बड़ी बात हो जाती थी। सही बात है। आज नॉर्मल है कैंसर। क्यों? और कैंसर होता किस वजह से? वो जो पराबैंगनी किरणें आती है सूरज से, पराबैंगनी किरणें आती है, रेस, उन्हीं की वजह से इंसान को कैंसर होता है। उस पे छेद हुआ कैसे? प्रदूषण से। दूसरी चीज, ग्लेशियर को बचाना है, प्रदूषण को कम करना है, रोकना है, और ओजोन परत के छेद को अब बढ़ने नहीं देना है। इस चीज की मीटिंग भी एसी रूम में बैठकर होती। ये सब मीटिंग भी एसी रूम में बैठकर होती है। और इंसान पहले तो मतलब किसी मोहल्ले में या गांव में तो बहुत नॉर्मल हो ही नहीं सकता है, रेयर केस है। पर मोहल्ले में, शहर में भी किसी के घर पे एसी लगती थी आज से 10-15 साल पहले, तो उसको बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था। अरे यार, इनके घर पे एसी है। क्योंकि उस टाइम पे लोगों के लिए कूलर भी नहीं होते थे। आज आपको एसी नॉर्मल मिल जाएगी, हर घर में एसी, हर घर में, हर मॉल में 50-50 एसी चल रहे हैं। बिल्कुल चल रही है। 1.5 टन, 2 टन एयर कंडीशनर इतना नॉर्मल हो चुका है आजकल की जनजाति में कि उनके बिना तो वो लोग एक दिन भी नहीं निकाल सकते, स्पेशली आज की गर्मी में। बिल्कुल। गर्मी का जो टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। अभी पिछले साल जो गर्मी थी, यानी कि इस साल, बिल्कुल, वो अब तक की सबसे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी। आप सोचो। अब ये चीजें हम ही कम कर सकते हैं। भविष्य में किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे इंसानों पर अगर ये चीजें बढ़ती ही गई तो? क्या क्या और हो सकता है, क्या क्या देखने को मिलेगा? जो इंसानों ने सोचा भी नहीं है ना, वो चीजें होगी। मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी काफी समय पहले, 5-7 साल पहले। उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ O2 या H2O करके थी। उसमें बताया गया था कि पानी और ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी ना कि इंसान वो ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा साथ में कैरी करेगा, और पानी तो उसको कभी मिलेगा ही नहीं पैसे देने के बाद में भी, कितने भी पैसे करे। ये स्थिति आज के 100-200
साल बाद हो जाएगी। अगर जिस गति से आज हम दौड़ रहे हैं उसी गति से दौड़ते गए तो अब इस चीज को कम भी इंसान ही कर सकता है ना। वृक्षों से क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? जिस तरह से आज पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या चीजें लोगों को देखने को मिलेगी, और किन चीजों का सामना जो है आम जनजाति को करना पड़ेगा भविष्य में? अब जैसे सबसे बड़ी बात आपने अभी थोड़ी देर पहले की थी जो बारिश के बारे में, अगर आप पेड़ काट दोगे तो बारिश होगी ही नहीं ना। वृक्ष ऐसी चीज है जो एकमात्र चीज है जो जहर ग्रहण करता है, अमृत देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। पर उसके बाद भी अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, आपको मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूं कि आज अगर आपके इस ऑफिस के बाहर मैं एक शीशी लेकर बैठ जाऊं, कुछ भी हो उसमें लिक्विड, और उसमें अगर मैं बोल दूं दावे के साथ में कि इसमें अमृत है और इसकी कीमत फलाना लाख रुपए है, बिक जाएगी ना, क्योंकि लोगों को तो अमृत चाहिए, अमर होना है, आयु बढ़ानी है। पर जो वृक्ष आपको मुफ्त में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आपसे कुछ लिए बिना, और उल्टा आपसे जहर लेके आपको बदले में अमृत दे रहे हैं, फिर भी आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो, उसको काटने पर, उसको तोड़ने पर तुले हुए हो। आप विकास के नाम पर अपना विनाश लिखते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आज हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज वृक्ष आप काट दोगे तो जो कहते हैं ना अपन मृदा अपरदन, जो मिट्टी का कटाव होता है वो होने लग जाएगा। मिट्टी की जो आपस में मजबूती है, जो पकड़ रखी है, वो कटेगी, वो कटेगी तो जमीन कमजोर होगी, जमीन कमजोर होगी तो कल आपके यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो भी तो प्राकृतिक आपदा ही है, अब उससे बच पाओगे क्या? कुल मिला के नेचर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे से पेड़, connected। बारिश, पानी, सब जल, कुछ। जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल मौसम। बिल्कुल। और सबसे बड़ी ये चीज है कि इंसान भी इस पर्यावरण का, इस पृथ्वी का, इस वातावरण का हिस्सा है, या यूं कहे अभिन्न अंग है, एक तरह का अंग है। पर ये गलतफहमी ना पाले कि मालिक है। आप अंग है, मालिक नहीं है। पर इंसान की सोच ये है कि उसको हर चीज पर अपना अधिकार चाहिए, और वो जिस चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहे, जिस हिसाब से चलाना चाहे वो ही चाहता है। पर ऐसा गलत है, क्योंकि इसके परिणाम हम नहीं भुगतेंगे, शायद तक थोड़ा समय लगेगा, पर आने वाली पीढ़ी तो भुगतेगी ना। और हो सके तो हम ही भुगत लेंगे। जब हम हमारे 40s 50s 60s में जाएंगे तब शायद हमको कुछ ऐसी बीमारियां जकड़ ले जिनका शायद हमने नाम नहीं सुना हो। जैसे कि कोविड। कभी कोविड। बचपन से अभी तक अपन ने कभी सुना ही नहीं कि बिल्कुल। कोविड जैसी कोई बीमारी आएगी और इतने टाइम तक हम जो है घरों में कैद हो जाएंगे। बिल्कुल, उसने पूरे विश्व को बांध कर रख दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सब कुछ डप हो गया था ना। तो भविष्य में जब भी ऐसी कोई आपदा आएगी वो अचानक आएगी, लोगों को सोचने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगी। बिल्कुल भी नहीं देगी। और तब वही लोग, जब कोविड आया था तब लोगों ने सोचा कि नहीं, प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब ध्यान रखना चाहिए, वो रखना चाहिए। 2-4 महीने याद रखते हैं लोग, फिर उसके बाद में वही जीवन शैली जिनकी जो चलती रहती है वो चलती रहती है। चलो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप ओजोन परत के छेद को नहीं रोक सकते हो, आप वहां पर जाकर ग्लेशियर को नहीं रोक सकते हो पिघलने से, आप प्रदूषण को नहीं रोक सकते हो, पर आप पेड़ तो लगा सकते हो अपने जन्मदिन पर। 1, 2, 5 पेड़ तो लगा ही सकते हो ना भैया। आप आजकल मैंने जो देखा है आज के यूथ को कि उनको उनके बर्थडे पर 4, 5, 7 केक हो तब मजा आता है। सही बात है। आप एक केक काटो, बाकी के बदले के पौधे ले आओ, इतने महंगे भी नहीं आते हैं यार। सही बात। और हर नुक्कड़ पे मिल जाते हैं हर पौधे नुक्कड़ पे आजकल। मिल जाते हैं, और वो आपको बदले में कुछ ना कुछ देगा ही है। पुण्य भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, और कहीं ना कहीं आपका सहयोग भी बढ़ रहा है पर्यावरण के प्रति। इतना सा तो इंसान कर ही सकता है ना। और इंसान की देने की भावना भी बढ़ेगी, देने की भावना भी बढ़ेगी। अभी तक लेना ही लेना है उसको बस। और अब ये देने का समय आ चुका है, वरना फिर वापस प्रकृति ने जब लेना शुरू कर दिया ना तो फिर इंसान जितना भी दे देगा सब कम पड़ेगा।
ये इंसान को सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि ये प्राकृतिक शिकार की जो कमी हुई है, इसमें भी अगर इंसान ये मन में सोच ले कि यार ठीक है, अगर इतना ही स्वाद चाहिए, इतना ही आप अगर मांसाहारी हो, इतना ही आपको मांस पसंद है, तो जो बाजार में बिक रहा है उसी से काम चला लो। क्यों जाकर जंगलों में छुप कर मेहनत करके उस बेचारे के आहार भोजन को छीनने का, उस तीतर को, उस मोर को या उस जंगली सुअर को मारने का। हाँ, और अब जैसे वापस वही बात है, जैसे अभी कह रहे थे कि भाई पेंथर को पकड़ो, पेंथर को मारो, ठीक है। अभी ये बात निकली जंगली सुअर वाली। अब आपने सुना होगा रिसेंटली आतंक बढ़ा है जंगली सुअरों का। खेतों में काफी तादाद में काफी ये आ तादाद रहे में हैं, लोग उपाय कर रहे हैं इनको भगाने के, सूअरों के लिए। पर इनकी तादाद को नेचुरली जो रोका जा सकता है वो टाइगर्स और लेपर्ड्स ही रोक सकते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात। अगर आज आप इनको मार दोगे, कल आज आपके वो खेत में घुसे, आपको इतनी तकलीफ हो गई, कल इनको नेचुरली कोई मारने वाला ही नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे? घरों में घुसेंगे ये। घरों में घुसेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर लेपर्ड सुअर को, जंगली सुअर को मारता है ना, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, पर इंसान ने जंगली सुअर को मार दिया तो आप अच्छा खासा पे भी करोगे, नुकसान भी उठाओगे, और नुकसान भी उठाओगे हर तरीके से। तो जो नेचर ने दे रखा है, उस जिसको जो काम सौंप रखा है वो करने दीजिए, और एक दूसरे का सहयोग करने दीजिए। और दूसरी चीज ये है कि इंसान को ये सोच रखनी चाहिए कि इस पृथ्वी पर, इस संसार पर, इस धरती पर जितना अधिकार इंसानों का है, उतना ही अधिकार यहाँ की वनस्पतियों का, पेड़ों का, पौधों का, जानवरों का, जीवों का, हर चीज का है। और ये संतुलन सबके सहयोग से ही बना रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे ये इस तरह की बातें प्रकृति के लिए सुनकर। खुशी सबसे होती है जब कोई इंसान अपने काम धंधे छोड़कर, अपनी जो जीवन की शैली है उसको छोड़कर प्रकृति, जानवर, नेचर, इनकी बात करता है, इनके लिए समय देता है। हमें भी लगता है कि यार चलो कोई तो है ऐसा जो इस बारे में बातचीत कर रहा है। ये एक सम्माननीय बात है। तो हम पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना समय दिया इस चीज के लिए। एक चीते की जो भाषा है, उनकी तरफ की जो आवाज है आपने उठाई है, तो विनय जी के लिए जोरदार तालियां हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जी, वो देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जी। भविष्य में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे, आपकी रिसर्च क्या बोलती है? अब मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि आज दिन तक इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं वो किस कारण हुए हैं? मेरे हिसाब से जमीन के लिए, जगह के लिए, जगह के लिए, अपने घर के लिए। चाहे फिर वो वीर किले के लिए, महाराणा प्रताप का अकबर से भिड़ जाना हो, या फिर संपूर्ण भारतीयों का अंग्रेजी हुकूमत से, सब अपने अस्तित्व, अपनी जगह और अपने घर के लिए लड़े थे। आज ये भी बेजुबान जानवर अपने घर और अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रहे हैं। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ये अपनी जगह बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए लड़ते जा रहे हैं। और उसके बाद भी ये इनको ही विलन बनाया जाता है, इनको ही दोषी ठहराया जाता है, इन्हीं को ही आदमखोर घोषित किया जाता है। ये इतनी यातनाएं अगर इंसान को दी जाए तो वो धरने पर बैठ जाएगा, प्रशासन को ज्ञापन देने चला जाएगा, आंदोलन कर देगा, अपनी आवाज उठाएगा, और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हथियार उठाएगा। पर ईश्वर ने इन जानवरों को बहुत कुछ दिया है, टैक्टिक्स दिए, स्किल्स दिए, विजन दिया है, हियरिंग पावर दी है, पर एक जो चीज देनी चाहिए थी वो नहीं दी है, आवाज, संवाद, डायलॉग, बोलने की क्षमता। अब ये कौन से प्रशासन को जाकर अपना ज्ञापन दे, अपनी व्यथा सुनाए, अपनी पीड़ा सुनाए, या कहाँ पर जाकर धरने पर बैठे हैं? इनको एक ही तरीका आता है खुद के अस्तित्व को बचाने का, लड़ना, और वो ये लड़ रहे हैं। अब हम इंसानों को पहल अपनी तरफ से करनी चाहिए कि अब बहुत कुछ हो चुका है, और हमने जितना इस प्रकृति का, इन लेपर्ड्स का जितना लॉस करना था कर चुके हैं, वन्य जीवों का और भी अदर एनिमल्स का। अब हमें स्थिति सुधारनी है अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर कल के लिए,
क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ खोया है, अपना घर खोया है, अपना हैबिटेट लॉस हुआ है इनको, इन्होंने अपना पानी, अपना शिकार, अपना खाना, अपना परिवार सब कुछ खोया है। पर अब इंसान ही है ऐसा जो पहल कर सकता है, क्योंकि एक चीज जो इंसान को ईश्वर ने दी है वो ये है कि बोलने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क और अपने मन, इन सब का समायोजन करके किसी योजना पर काम करने का वो जानवर नहीं कर पाएंगे, वो इंसान ही कर पाएगा। तो अब इंसान को पहल करनी चाहिए और ये सुधार लाना चाहिए। और अब से इनके बारे में जो भी द्वेष भावना है, जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी रूमर्स है, वो उनको खत्म करो। इनको भी आपके सहानुभूति की, आपके प्रेम की, आपके सहयोग की और आपके साथ की अपेक्षा है। तो हाथ जोड़कर विनती है कि इन जानवरों को एज ए विलन, एज ए खलनायक या एज ए कल्प्रिट मत समझो। ये आपके ही इस प्रकृति का हिस्सा है, ये आप पर निर्भर है, आप इन पर निर्भर हो। एक दूसरे के सहयोग और साथ से चलिए। और वैसे तो प्रिंस भैया बहुत सी बातें हैं जो एक एपिसोड में नहीं समा पाएगी और सीमित भी नहीं है वो बातें। तो अगर हमें हमारे व्यूअर्स का, लोगों का सपोर्ट मिलता है इस एपिसोड के थ्रू, उनका प्यार मिलता है, और आज ये किसी की जीवनी नहीं है, ये व्यथा है हमारे समाज की और नेचर की आवाज प्रकृति की, नेचर की आवाज है। तो इसको आप वायरल करोगे तो सीख ही मिलेगी आपको, या कुछ सीखने को ही मिलेगा, या कुछ आगे आपको बचाने को ही मिलेगा। आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, हाँ। बस इतनी सी एक जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको जन जन तक पहुंचाओ, ताकि ये प्रजाति अब जो थोड़ी बहुत बची है इनके लिए थोड़ा सा कुछ कर सके हम। ये हमारे मित्र हैं, नेचर हमारा पूरा का पूरा साथी है, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं तो हम नहीं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, इसका एक सेकंड एपिसोड भी होगा बहुत जल्दी। बहुत जल्दी भाई से मुलाकात होगी, शूट करेंगे, और जनवरी या फरवरी के आसपास हम लोग सेकंड एपिसोड इसका लेके आएंगे। क्या पता आपका प्यार अगर भर भर के मिला तो उससे पहले ही लेके आ जाए। तो बहुत मजा आया। आज का दिन जो था हमारा पूरा का पूरा एनिमल के लिए था, नेचर के लिए था, और मेरी पूरी टीम ने इसमें बहुत हमारी मदद करी। महेश जी, हमारे आर्यन जी, भाई हमारे विनय जी और इनकी वाइफ है, और हंसराज जी, नारायण जी बदाला, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, जानवरों के लिए या फिर नेचर के लिए एक छोटी सी पहल करी। तो एपिसोड को हम लोग सम अप करने जा रहे हैं। कुछ दो शब्द आपकी स्थानीय भाषा में आपके एरिया के लोगों के लिए जो आप बोलना चाहें, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है मेरे हिसाब से। मैं तो आप अतरीस अर्ज कर सकूं, अतरीस मारी गरज भी है आप के यो वटे आपरे घर में नहीं आयो है, अणी आपरे माथे नहीं पड़्यो है, अणी कई गलत नहीं कीधो है। 2 मिनिट शांतियों थाने जीवड़ों थाने मन पूछी लीजो कि आपा अन्नो कतरो नुकसान कीधो, आपा अन्नो कतरो खोटो कीधो है, ई बदला में अणी आपो कतरोक लीधो है, कतरोक देखी लीजो। आज अंधाधुन था बटे रोकड़ा काटी रहा हो, था हिंसा चल रहा हो, लाखों रुपया वटू छापी रहा हो, थानी जीवन शैली बदल गई है, 25-25, 30-30 लाख री गाड़िया में फरी रहा हो। पर थोड़ो सो अगर 5-10 रुकड़ा वत्ता लगाई दो था वटे, अने एक सुरक्षित माहौल दे दो, तो कोई कहीं नहीं बगड़े। और जना ने भगवान व क्षमता और वतरो सब कुछ दीदो है, अगर वे लोग ही थोड़ो सो हो चले नहीं तो सब कुछ वे सके। और वनारी ही वटे बड़ी बड़ा वटे उद्योग चाली रहा है। तो अतरी सी रिक्वेस्ट है, और बटारा जो लोकल गांव वाला है वनों भी मुँह अर्ज करूं कि अबे आप अन्य गलत मत समझो, और अबे गलत फहमी भी मत पालो, और गलत कमेंट भी मत करो, और मार नाको, बाल नाको, करंट छोड़ दो, कटी छोड़ी नहीं जाओ, ऐसा शब्द उपयोग मत करो। यो जतरो आप रो घर है वतरो वो भी घर है। काले आपने आप रे घर को धक्का देन बाने काट दी तो आपने वही चीज रो एहसास हो जाएगा, जैसी चीजें आज वे वना पे महसूस करी रहा है। तो भाई ने अपने दिल की जितनी बातें थी आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रखी है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि इस एपिसोड को आप कहां पर लेके जाते हो। बाकी जाओ प्रिंस वर्ल्ड 7 चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही एनिमल से रिलेटेड और कहानियां हम लोग लेके आएंगे, इनसे अवेयरनेस की और बातें हम लोग फैलाएंगे, और जो सच होगा उसको हम आप तक लेके आएंगे। हमें ना तो कोई फॉलोअर्स की नीड है, ना किसी सक्सेस की नीड है, बस जो बातें हैं वो आम लोगों तक पहुंचानी है, और हम ये करते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद।